हेलो रॉक स्टार्स, तो क्या हालचाल। तो भैया पढ़ाई अच्छी चल रही होगी उम्मीद करता हूं, और पढ़ाई अच्छी चलती रहनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा था तो इस बात को बोल रहे थे कि अरे सर 160 में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो वही कहानी हो गई कि मतलब जब कोर्स ना खत्म हो तब भी समस्या। आप लोग के साथ एक बड़ी समस्या है कि जब आपको कंटेंट मिले तब भी समस्या, जब ना मिले तब भी समस्या। दूसरी बात, हंसी मजाक से आप चाहते हैं कि सेलेक्ट हो जाए, हंसी मजाक से सेलेक्ट नहीं होंगे। सिलेक्शन बस एक चीज से होगा, जब सवाल लगेगा तभी सिलेक्शन होगा। तो मान लीजिए गांव में हो या शहर में हो, बफर सिस्टम तो देखा होगा ना शादियों में, तो वहां खाना जब लग जाता है ढेर, तो ऐसा थोड़े कहा गया कि नहीं रिंकी जी आप ही केवल खाएंगी, ठीक है। वो खाना बहुत लोगों के लिए लगा हुआ। बैच लॉन्चिंग करते समय ही मैंने बताया था कि ये बैच उन लोगों के लिए ज्यादा कारगर साबित होगा जो 1 साल पहले किसी वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। तो क्या वो फिर से चाहते हैं कि 1 साल लगा रहूं रेस में, फिर जब मार्च आएगा तभी कोर्स खत्म होगा। अभी तमाम कोचिंगों के तमाम जगहों पे, इवन यहां भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, और जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा तब कहोगे कि हमारा तो कोर्स में नहीं खत्म है तो हम कहां से करें। ये समस्याएं आपके सामने लगी रहती है, आप बातों को सुनते नहीं हो, और सुनते हो तो समझते नहीं हो। जब इतनी छोटी छोटी बातें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कॉन्सेप्ट कहां से समझ में आएगा, ये बताइए हमसे। जब 2 बार, एक बार बैच लॉन्चिंग के समय, एक बार ओरिएंटेशन में बताया गया कि ये बैच खास करके उन लोगों के लिए है जो ड्रॉपर रह चुके हैं। तो मान लीजिए आप 11th में हैं तो परेशान क्यों हो रहे हैं, मान लीजिए आप 12th में हैं तो परेशान क्यों हो रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि यहां पे पढ़ाई गई बातें हवा में उड़ाई जा रही हैं, यहां पे बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, स्टैंडर्ड पढ़ाया जा रहा है। तो आप लेक्चर जब अटेंड करिए, जो 11th में है उसको मार्च में एग्जाम देना है, वो ये अगर सोच रहा है तो वो 1 घंटा पढ़ ले भाई। इसी लेक्चर को कहिए तो तोड़ के मैं 15 घंटे में पढ़ा दूं, आपसे बात करता रहूं, हाँ कैसी हो, कहां हो, ऐसे करता रहूं। या तो मैं पढ़ा के डिलीवर कर दूं इसे, आप अपनी सुविधा अपने समय के हिसाब से इसे जब भी आपको टाइम मिले बेहतर तरीके से देख सकें। आपकी समझ इतनी बड़ी नहीं हुई है, आप अभी भी उस इंटरटेनमेंट की दुनिया में लगे हुए हो कि जहां मस्त टीचर एकदम हंसा रहा है आपको और खुश हो रहे हो। उन बच्चों से पूछना जो रिजल्ट ना आने पर रोए होंगे कि कितना जरूरी होता है पढ़ना। नहीं तो अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में जब क्रैश कोर्स कहीं का लॉन्च होगा ना तो जाओगे और 2 महीने में वहां खत्म करोगे, लेकिन आज यहां 2 महीने में खत्म कराया जा रहा है, तो बड़ी समस्या हो रही है। डिसाइड आपको करना है भैया कि आपको सेलेक्ट होना है कि नहीं होना है। एक क्लास ऐसे चलती रहेगी, और मान लीजिए कोई बच्चा 11th में है या 12th में, तो 11th 12th का ही तो पढ़ाया जा रहा है, और इसे इतना तो पता है ना कि भैया 2 महीने में सब खत्म हो जाएगा। और जब सब खत्म हो जाएगा तो इतने बड़े तुर्रम खा तो है नहीं, तुम्हारे पास कंटेंट पूरा है, 2 महीने के बाद 2 महीने में पढ़ लेना पूरा। 11th के हो तो 11th का पढ़ लेना पार्ट केवल, भैया 11th का इम्तिहान देना, जब ड्रॉपर बन जाना तब नीट देना। और 12th के हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपको 11th का सब कुछ आता है, मुझे पता है घंटा नहीं आता है, तो 12th का हो तो 11th का रिवाइज कर लो ताकि 12th कनेक्ट करके पढ़ सको। बेसिक मैथ तो आपको आ नहीं रहा है, वर्गमूल निकालने आपको आता नहीं है, ठीक है, और आप लगते हो एनालाइज करने। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, डॉक्टर बनने जा रहे हो, ठीक है, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस। तैयारी में 2 ही 3 चीज चाहिए, कॉन्टिन्यूटी, आप कॉन्टिन्यू रहें, दूसरा पेशेंस, धैर्य बना के रखें। आपके अंदर धैर्य है ही नहीं, आप चाहते हो कि एक लेक्चर देखा और नीट का एक पेपर दिया 180 नंबर सही हो गया। नहीं भैया, इतने ब्रिलियंट नहीं हो, बहुत बेस हिला हुआ है, आपके स्कूल में पढ़ाया नहीं गया है, और जब बेस हिला हुआ है ना तो दर्द देगा। तो आपको बस समझना है इस चीज को, कितनी बार हम लोग बताएं इस बात को, ठीक है। और 4 घंटे का लेक्चर है और आपको लगता है कि नहीं 2 ही घंटा पढ़ पा रहे, तो 2 घंटा पढ़िए ना, 2 घंटा कल पढ़ लीजिएगा। समस्या किस बात का है, पहले कोर्स खत्म करो तब भी समस्या, धीरे चलाओ तब भी समस्या। तो समस्याओं की घड़ी, आपकी समस्याओं का जो समाधान है वो यही है कि कंटेंट हम दे दें, आप अपने हिसाब से पढ़ते रहिए, इसीलिए ऐसा किया गया है, ठीक है। नहीं तो आपके क्वेश्चन तो बनते रहेंगे, धीरे पढ़ाओ, अरे सर जी इतना धीरे पढ़ाओगे तो खत्म होगा कोर्स, तेज पढ़ाओ, अरे सर जी 2 महीने में हो जाएगा कोर्स। तो आपके पास सवालों की बस लड़ी है, आप खुद से सवाल नहीं पूछते कि मुझे सेलेक्ट होना है कि नहीं, आप सामने वाले से सवाल पूछते हो जाएगा। अबे खुद से सवाल पूछो ना कि तुम सेलेक्ट होना चाहते हो कि नहीं। अगर होना चाहते होगे तो बहुत ऐसा मजाक नहीं है कि डॉक्टर साहब बन गए और तुम्हारे पास कोई आया जिंदगी लेके कि बचा लो डॉक्टर साहब, और तुम बिना पढ़े लिखे डॉक्टर बन गए झोला छाप और बचा लिए उसको। पढ़ना बहुत पड़ता है, मजाक की बात नहीं है। जो कहता हो कि नहीं पढ़ना पड़ता उससे मिलाना हमें, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा अगर सोचा है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं, घूम घूम के यूट्यूब पे वीडियो देखते रहो। तो चलिए, आप सबका स्वागत है नीट जी के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, एक टॉनिक के बाद, एक डोज के बाद।
ठीक है, कहोगे सर आते आते अड़काते हैं। पहले हम पढ़ने वाले हैं आज एक बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है प्राणी जगत, एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं। एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको डर लगता है, मुझे पता है डर लगता है, कहीं ना कहीं आपको यह एहसास होता है कि भैया बहुत रटना पड़ता है इस चैप्टर में। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैंने सोचा कि बेसिक बातें पहले करेंगे और बेसिक से आपकी समझ पहले डेवलप करेंगे। नो डाउट कि जब भगवान ने इतने जीव बनाए होंगे और वो जीव जब धरती पे आए होंगे तो इंसानों ने उसको वर्गों में बांट दिया कि भैया तू इंसेक्टा है, भैया तू रेप्टिलिया है, भैया तू मैमेलिया है। भगवान ने तो बांटा नहीं, तो समस्या तो होगी। ठीक है, समस्या होगी, समस्या होगी तो उसका समाधान निकालना पड़ता है ना, चिल्लाने से थोड़े होगा समस्या खत्म। तो हम अपने तरीके से इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, इसलिए इस पार्ट को, इस चैप्टर को हमने दो हिस्सों में बांटा है, दो हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। चलिए जान लेते हैं कि वो दो हिस्से क्या होंगे। जब भी हम एनिमल किंगडम या प्राणी जगत की बात करें, मान लीजिए हम लिख दिया यहां प्राणी जगत, प्राणी जगत लिख दिया, प्राणी जगत या एनिमल किंगडम लिखा, तो इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। कौन से दो हिस्से होंगे भाई, जरा समझिए। तो दो हिस्से कौन कौन से होंगे? तो पार्ट 1 में हम अकशेरुकी के बारे में पढ़ेंगे, यानी इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसमें भैया? पार्ट 01, मतलब कि आज का लेक्चर किसके बारे में? अकशेरुकी, अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। और पार्ट जो 2 होगा, पार्ट 02 में यानी 2 में हम पढ़ेंगे कशेरुकी के बारे में, यानी वर्टिब्रेट्स के बारे में। किसके बारे में भैया? कशेरुकी के बारे में, यानी वर्टिब्रेट्स के बारे में। चलिए अभी आपके लिए एक अकशेरुकी या कशेरुकी समझना थोड़ा हो सकता हो मुश्किल हो, जो बंदा नया हो, लेकिन हम दो हिस्सों में बांट के इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अब प्राणी जगत पढ़ते हैं तो हम डर क्यों लगता है? क्योंकि हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हम सवाल खोजने लगते हैं। हमने बताया कि जब कोई भी बायो का चैप्टर पढ़िए तो उसमें पढ़ने वाले क्या हैं, या उस चैप्टर के खत्म होने के बाद आप सीखने वाले क्या हैं, ये ज्यादा मैटर करता है उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। जब आप चैप्टर को समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए चैप्टर आसान होगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चैप्टर बनाया किस लिए गया, इस बात को समझना जरूरी होगा। ठीक है, अब हम केवल सवाल के जब पर्पज से करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपको कोई कहानी सुनाई और बोला कि सवाल पूछेंगे, तो देखिए वो नहीं याद होगी कहानी। लेकिन मान लीजिए कहूं चलो कहानी सुनाते हैं तुम्हें आज बैठ के, तो तुम्हें लगेगा चलो कहानी तो बहुत मस्त थी। ये दिमाग का प्रेशर हटाइए, दिमाग से ये तरीका हटाइए बस। अब हम दो पार्ट में करके इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, और चैप्टर का नाम है प्राणी जगत। जैसा कि आप लिविंग वर्ड में पढ़े होंगे कि जो जीव होता है, जब भी हम जीव बोलते हैं तो अलग अलग साइंटिस्टों ने प्रयास किया कि जीवों को अलग अलग थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल के, जैसे हम मान लीजिए जीव बोलते हैं तो हमारे अंदर एक एहसास है कि भैया इसके अंदर जीवन है, तभी हम इसे जीव बोल रहे हैं। अब जीवन है तो जीवन की कुछ परिभाषा होती है कि भैया उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा, भैया उसके अंदर ग्रोथ हो रही होगी, भैया ये कर रहा होगा, भैया वो कर रहा होगा, ये तमाम चीजें हम बोलते हैं। लेकिन ये जो जीव है या जीवन है, ये तो लगभग हमारे आसपास के लगभग मैक्सिमम चीजों में है। हम कैसे जानेंगे? जैसे मान लीजिए बिल्ली में भी जीव है, कुत्ते में भी जीव है, पौधे में भी जीव है, पौधे में इतनी वेराइटीज, हम कैसे जानेंगे कि किसका कैरेक्टर क्या है, कौन किससे बिलोंग करता है? तो हमारे जानने का तरीका है, साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से इसे बताने का प्रयास किया। इसे बताने का क्या प्रयास किया? तो इसे बताने का प्रयास किया कि भैया जीव है तो किसी ने कहा कि 2 वर्ग में हम बांट सकते हैं, किसी ने कहा कि 3 वर्ग में बांट सकते हैं, किसी ने कहा 4 वर्ग में, किसी ने 5 वर्गों में बांटा। वर्गों में अपने मन से नहीं बांटा, कुछ कैरेक्टर्स कॉमन लिए, कुछ लक्षण जो है वो कॉमन लिए गए। जैसे आप ही में से हम बांटना चाहें तो 2 वर्ग बांट सकते हैं। एक तो वो वर्ग जो शांति से पढ़ता है, जो सिलेक्शन के लिए फोकस है, और एक वो वर्ग जो पढ़ने से पहले ही कमेंट कर देता है नाइस लेक्चर। ठीक है सब देखता हूं मैं, अभी 3 मिनट वीडियो का हुआ नहीं, नाइस लेक्चर। तुम्हारा कमेंट मैटर नहीं करता हमें, क्योंकि हमें पता है कि 3 घंटे का लेक्चर 3 मिनट में खत्म नहीं होता। ठीक है, पढ़ो, अपने से मजाक मत करो। ठीक है,
अपने आप से मजाक मत करो। अगर सही में सोचा है डॉक्टर बनना है तब की बात है। अगर आप सोच रहे हैं कि चलो घर वालों के सामने मोबाइल लेके पढ़ेंगे कि बेटा हमारा डिजिटल एजुकेशन में है और पढ़ेंगे कहीं नहीं, तो कहीं भी पढ़ लीजिए, किसी भी कोचिंग में पढ़ लीजिए, सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो किसी चीज को, किसी चीज से अगर जीतना है तो सबसे पहले उसके लिए हमें मन बनाना पड़ता है। अगर आप ही का मन नहीं है तो उस मन को ना आपका टीचर डाइवर्ट कर सकता है, ना आपके घर वाले डाइवर्ट कर सकते हैं। आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ता है कि भैया हमें डॉक्टर बनना है तो हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा। अदरवाइज आप YouTube पे घूम घूम के कमेंट्स मारते रहिए। इस सेशन चाहे तो प्राणी जगत हम 15 लेक्चर में भी पढ़ा दें। उस दौरान क्या होगा, लाइव सेशन लेंगे हमारे टीचर्स और हम मस्त आपको इंटरटेनमेंट करेंगे। लेकिन मुझे इतना पता है कि उस इंटरटेनमेंट से सिलेक्शन नहीं होगा। और जो बच्चा पिछले साल किसी कुछ कम मार्क्स से रह गया था, वो क्या चाहता है? वो क्या चाहता है आप बताइए? वो चाहता है कि फिर से हम अप्रैल तक इंतजार करें किसी का। भैया 2 महीने में कोर्स खत्म करो, भारत में होने वाले तमाम कोचिंगों के द्वारा होने वाले जो टेस्ट हैं उसमें पार्टिसिपेट करो और देखो कि कहां कसर है। ऐसा ना हो यही क्रैश कोर्स, यही मान लो इसे क्रैशी कोर्स नाम दे दो, यही क्रैश कोर्स आप खोजते हो ना मार्च अप्रैल में, और यही अगर आपका कोर्स पहले खत्म हो जाए फुल डिटेल में, तो आपको समस्या क्यों हो रही है? ये आपके सोच की समस्या है बस। अरे 11th के हो तो 11th का पार्ट पढ़ो, 12th के हो तो 12th का पार्ट पढ़ो। 11th 12th दोनों है और नीट टारगेट कर रहे हो तो दोनों तो मिल जाएगा 2 महीने में। समस्या क्या है? और बाकी आपके बोर्ड के लिए भी आएगा अलग से, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और कान खोल के सुन लीजिए। 2 बार बताया गया, एक बार बैच लॉन्चिंग के समय और एक बार ओरिएंटेशन के समय, कि बेटा ये उन बच्चों को ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा बैच जो बच्चे प्रीवियस ईयर में तैयारी कर चुके हैं, और उसलिए उनके लिए ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो कहीं मारे मारे ना फिरें कि उनका कोर्स नहीं खत्म हो, उनका कोर्स समय से पहले खत्म हो जाए, ताकि वो 3-4 बार रिवाइज करके सिलेक्शन लें, इस बार भटकना ना पड़े उन्हें। पर्पज बस इस बैच का ये है। जो 11th में रह के केवल 11th का खोज रहा है तो रुके, या इसी से पढ़े, 4 घंटे का ना पढ़े, 1-1 घंटे करके पढ़े। अभी यही 4 महीने, 2 महीने, 8 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। जो 12th का है वो भी 2-2 घंटा पढ़े। देखिए अभी आपका अगर 1 महीने में खत्म हो तो 4 महीना आपका हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा ही, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हम प्राणी जगत की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा जीवों को जब हम थोड़ा सा चाहे, प्रयास किए कि भैया जीवों के बारे में थोड़ा समझें, तो जीव बोल दिए, इसका मतलब जीवन है उसमें। और जीवन तो भाई बिल्ली में भी है, जीवन भाई कुत्ते में भी है, इंसान तो नहीं बोल देंगे उसे। यानी जीवन अलग अलग फॉर्म में रहता है, अलग अलग जो हम देख रहे हैं प्राणी अपने आसपास, सब में जीवन है, पौधों में भी जीवन है। तो प्रयास किया साइंटिस्टों ने कि कम से कम हम कुछ कैरेक्टर्स को कॉमन करके जीवों को थोड़ा और प्रिसाइज तरीके से समझने का कोशिश करें। जैसे मान लीजिए हमने किसी को बोला स्तनधारी है, तो स्तनधारी का मतलब कुछ होता है कि भैया उसके पास स्तन होंगे, मेमोरी ग्लैंड होगा। जिसके पास नहीं है वो स्तनधारी नहीं है। तो कुछ कुछ लक्षणों के बल पे हमने क्या किया, थोड़ा प्रयास किया कि भैया थोड़ा और अच्छी समझ हो पाए हमें जीवों के बारे में। तो बेसिक सी बात करें, जब जीव बोला गया और जीवन को डिफाइन किया गया, तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग मत दिए और जीवों को वर्गीकृत किया, अलग अलग वर्गों में बांटा। किसी ने 2 जगत में बांटा, किसी ने 3 में बांटा, किसी ने 4 में बांटा। लेकिन सबसे बेहतरीन जो क्लासिफिकेशन माना गया वो 5 जो वर्ग है, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसे माना गया, जिसे कि प्रपोज किया था आर.एच. विटेकर साहब ने। आर.एच. विटेकर साहब ने अलग अलग चीजों को आधार बना के जीवों को अलग अलग वर्गों में, अलग अलग जगतों में विभाजित किया। बहुत सारी चीजों को आधार बनाया उन्होंने। जैसे कि आपको भी पता होगा कि भैया अगर हम बोल रहे हैं जीव, चाहे वो पादप हो, चाहे वो कवक हो, चाहे वो मोनेरा यानी बैक्टीरिया से बिलोंग करता हो, या प्रोटिस्टा हो, लेकिन हम एक बात तो जरूर जानते हैं सभी लोग कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम जीवन की फंडामेंटल इकाई बोले तो क्या होता है, कोशिका होती है। तो चाहे जीव कोई भी हो, डेफिनेट सी बात है वो कोशिकाओं से बनी होगी। अब हो सकता हो कि वो एक कोशिका से बनी हो सकता हो कि एक से ज्यादा कोशिका से बनी हो। तो एक तो बात हो जाएगी कोशिकाओं के नंबर के आधार पे। कोशिका जो है उसमें भी आपने पढ़ा होगा
कि कोशिका भी अलग अलग तरीके से होती हैं। अगर कोशिका के संगठन के हिसाब से बात करें तो कि कोशिका कैसी है, कोशिका कैसी है का मतलब क्या हुआ, कोशिका के अंदर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तारक हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, कहीं हमारा प्लास्टिड हो गया। ये तमाम चीजें हम पढ़ते हैं, तमाम चीजें पढ़ते हैं तो उनके अंदर हम बता तो पाते हैं कि भैया तुम माइटोकॉन्ड्रिया हो, तुम्हें हो। एक सेल का भी एक संगठन होता है ना। अब सेल के संगठन के हिसाब से जैसे कि हम बता रहे हैं कि आर.एच. विटेकर साहब ने अलग अलग चीजों को आधार बनाया, तो उनका पहला जीव को वर्गीकृत करने का जो पहला आधार था वो क्या था, कोशिका का संगठन, कि कोशिका कैसी है। कोई भी जीव है तो डेफिनेट सी बात है वो कोशिका से बना होगा, और जब कोशिका से बना होगा तो उसके कोशिका के अंदर अगर हम देखें तो कोशिका कैसी दिखती है, इसके आधार पे पहले वर्गीकृत किया, ठीक है, फिर दूसरा आधार भी लिया। तो ऐसे आर.एच. विटेकर साहब के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अगर हम समझना चाहें तो आर.एच. विटेकर साहब ने पहले लिखा जीव, हम लिख देते हैं ए, हम लिख रहे हैं, पीयूष तिवारी लिख रहे हैं, ये जीव लिखा, ऑर्गेनिज्म जिसे कहते हैं। क्या लिखा भैया, जीव लिखा, और जीवों को अलग अलग आधारों पे बांटने की कोशिश की, जीवों को अलग अलग आधारों पे बांटने की कोशिश की। जो पहला आधार था वो था कोशिकीय संगठन, कि भैया कोशिका है कैसी, और इसके आधार पे आर.एच. विटेकर साहब ने जीवों को 2 वर्गों में बांटा, 2 हिस्सों में बांटा, जीवों को 2 हिस्सों में बांटा। एक को बोला प्रोकैरियोट, और एक को बोला यूकैरियोट। एक को बोला प्रोकैरियोट और दूसरे को बोला क्या, यूकैरियोट। अब दोनों का डिफरेंस समझिएगा, बॉटनी में पढ़ा भी होगा आपने। प्रोकैरियोट मतलब जो हम बेसिक से पढ़ते हैं या हम जो बचपन से पढ़ते हैं उसमें हमें समझाया गया है कि ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस जो है नहीं पाया जाता, ऐसा बताया गया बचपन में। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको यह भी बताया गया है कि जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो पुराने तरह की कोशिकाओं से या पुरानी कोशिका से बनती है। ओमनिस सेलुला ई सेलुली, कहीं पढ़ेंगे आप, पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे। यानी एक जो नई कोशिका बनती है वो पुरानी कोशिका से ही बनती है, यानी पुरानी कोशिका के अंदर कुछ तो ऐसा होता है जो अपने ही प्रकार की नई कोशिका बनाती है, और उसी कुछ जो मैटर है जिसकी वजह से ऐसा होता है उसी को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, जो कि डीएनए आरएनए के फॉर्म में होता है। ये जेनेटिक मटेरियल होता कहां है, तो कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है, हमारे यहां बात करें तो। और कोशिका के अंदर देखें हम तो कोशिका को अगर देख के बोलते हैं तो बोलते हैं कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। कोशिका को कोई कंट्रोल करता है, उसकी एक्टिविटीज को कोई कंट्रोल करता है तो वो है न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस तो पाया ही जाएगा कोशिका के अंदर, और नहीं न्यूक्लियस पाया जाएगा तो कम से कम न्यूक्लियस में जो पाया जाता है वो तो पाया ही जाएगा। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो कोशिकांग है, जो एक कोशिका के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि भैया तुम माइटोकॉन्ड्रिया हो, भैया तुम गोल्जी बॉडी हो, भैया तुम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, भैया तुम फला हो, भैया तुम फला हो। तो हम उनको क्यों बता पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनका एक बाउंड्री है, उनके ऊपर एक झिल्ली है, उनका एक आवरण है, उस आवरण की वजह से उनकी एक बाउंड्री है, लिमिटेशन है उनकी। हम देख के बताते हैं कि भैया तुम न्यूक्लियस हो, हम देख के बताते हैं कि भैया तुम माइटोकॉन्ड्रिया हो, हम देख के बताते हैं कि भैया तुम गोल्जी बॉडी हो, ऐसा बताते हैं। चलिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि उनकी कोई बाउंड्री ना होती, उनके ऊपर कोई आवरण ना होता, तो क्या होता, हम बता पाते कि भैया तुम न्यूक्लियस हो। जस्ट ऐसी ही कहानी समझिए कि भैया एक घर बन गया, हमने दीवारें नहीं खड़ा कराई, हमने पार्टीशन नहीं कराया, पार्टीशन मतलब दीवार, दीवार मतलब आवरण, तो बता पाएंगे क्या कि हमारा किचन कौन सा है, हमें डब्बा दिखेगा एक, अब बाद में हम पार्टीशन करा के कहीं किचन बना ले, कहीं बाथरूम बना ले। यानी आवरण का होना जरूरी है, तभी हम डिफाइन कर पाएंगे। और ऐसे जीव जिनके अंदर ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके कोशिकांगों का कोई आवरण नहीं है, इन्हीं कोशिकाओं को प्रोकैरियोट कहते हैं। बोलते हैं प्राचीन प्रकार का न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है। प्राचीन प्रकार का न्यूक्लियस कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले सारे मटेरियल भी पाए जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रिका झिल्ली न पाए जाने की वजह से
इवन इनके अंदर जो कोशिकांग हैं, उन कोशिकांगों के ऊपर भी कोई झिल्ली न पाए जाने की वजह से हम बता नहीं पाते, सब एक ही में मिले हुए हैं, मिक्स हैं। हम बता नहीं पाते कि भैया ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा वो है। मान लीजिए कोई जीव ऐसे कोशिकाओं से बना हुआ है, या हो सकता हो कि कोई जीव ऐसे कोशिकाओं से बना हुआ है जिसके अंदर सब कुछ देख के बता रहे हैं कि भाई साहब ये आपके कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया साहब हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, भाई साहब ये न्यूक्लियस जी हैं, भाई साहब ये सेंट्रोसोम जी, तमाम चीजें क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि उसका एक आवरण है, उसकी एक बाउंड्री। जैसे कि आप देखते होंगे अपनी किताब में, सेल में देखेंगे तो किसी भी चीज को जब डिफाइन करते हो तो उसकी एक बाउंड्री तो होती है ना, आवरण तो होता है ना। तो अगर कोई कोशिका या कोई जीव ऐसे कोशिकाओं से बना है जिसके अंदर जो कोशिकांग है उनको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, और क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर कोई आवरण नहीं है, इसलिए उनकी कोई बाउंड्री नहीं है, तो हम ऐसे जीव को या ऐसे कोशिका को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, या ऐसे जीव को प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और ऐसा कोई जीव जिसके अंदर वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हैं, जिसकी वजह से हम बता पा रहे हैं कि भैया ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, उसे हम बोलते हैं यूकैरियोट। तो पहले कोशिकीय संगठन के आधार पर आर.एच. व्हिटेकर साहब ने क्या किया, दो हिस्सों में बांट दिया। अब कोशिकीय संगठन था कि भैया कोशिका के अंदर क्या माहौल है, अब कितने कोशिकाओं से, ऐसे कितने कोशिकाओं से जीव बना हुआ है। तो प्रोकैरियोट जो होते हैं उन्होंने बताया कि हमेशा क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं भाई, यूनिसेलुलर। यानी जो प्रोकैरियोट्स हैं वो हमेशा एक कोशिका के ही बने होते हैं। कोई भी जीव अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो एक ही सेल का वो ऑर्गेनिज्म होगा। तो इसके ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमारे आर.एच. व्हिटेकर साहब ने एक अलग जगत में रखा, अलग जगत में रखा। उस जगत का नाम दिया क्या भैया, किंगडम मोनेरा। क्या बोला भैया, मोनेरा। क्या बोला भैया, जगत मोनेरा। फिर आए हम किस पे, यूकैरियोट पे। यूकैरियोट पे आए तो हमने देखा कि ऐसा भी जीव हो सकता है जिसके अंदर के जो सेल्स हैं वो वेल डिफाइंड है, उनके अंदर कोशिकाओं। अब ऐसा जो जीव है वो हो सकता हो कि एक कोशिका का बना हो या एक से ज्यादा कोशिका का बना हो। यानी जो यूकैरियोट हैं वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा कोशिकाएं हैं तो उन्हें बहुकोशिकीय भी बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। ऐसी कहानी है, ऐसी क्या है, कहानी है। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर कोई ऐसा जीव है जो एक सिंगल कोशिका से बना है और उसके कोशिका के अंदर हम बता पा रहे हैं, उसके कोशिकांगों को डिफाइन कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसका एक आवरण है, उसका एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसके अंदर। तो हम ऐसे जीव को आर.एच. व्हिटेकर साहब ने एक अलग किंगडम में रखा, एक अलग जगत में रखा, जिसे दिया नाम प्रोटिस्टा। क्या नाम दिया, प्रोटिस्टा। जिसे क्या नाम दिया भैया, प्रोटिस्टा नाम दिया। फिर यह भी देखा कि ऐसे भी जीव हैं जो ऐसी बहुत सारी कोशिकाओं के बने हुए हैं, उन्हें बोला बहुकोशिकीय, बहुत सारी कोशिकाएं हैं इसमें। अब थोड़ा सा और उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, बताया। ये बहुकोशिकीय जीव में इन्होंने बताया कि क्या ये जो बहुकोशिकीय हैं, चलो भैया इनके पास बहुत सारी कोशिकाएं हैं, सारी कोशिकाओं के कोशिकांग भी बहुत सही तरीके से डिफाइंड हैं। तो इन्होंने बोला कि क्या ऐसे कोशिकाओं में जो जितनी कोशिकाओं से सेल बनी हुई है, जितनी कोशिकाओं से जीव बना है, क्या कोशिका भित्ति भी पाई जाती है क्या? यानी कोशिका भित्ति के आधार पे, कोशिका भित्ति के आधार पे, यानी सेल वॉल के आधार पे। अब कोशिका भित्ति अगर आधार है तो पाया जाता है तो हम लिख देंगे प्रेजेंट, और नहीं पाया जाता है तो हम लिख देंगे एब्सेंट। एब्सेंट लिख दिया। अब जब हमने एब्सेंट लिख दिया तो इसको एक जगत नाम दिया गया जिसे बोलते हैं प्राणी। क्या बोला गया, एनिमेलिया। और अगर पाया गया कोशिका भित्ति तो
कोशिका भित्ति अगर पाई गई तो दो बातें यहां भी आई। क्या ये अपना खाना खुद बनाते हैं? खाने को बोलते हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण करते हैं या नहीं? प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस पता ही होगा। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होता है और फोटोसिंथेसिस अगर होता है, तो अगर ऐसे जीव जिनके पास मतलब यूकैरियोट हो, बहुत सारी कोशिकाओं के बने हो, कोशिका भित्ति भी पाई जाती हो, लेकिन अपना खाना नहीं बना पाते, इनको हमारे आर.एच. विटेकर साहब ने नाम दिया कवक। यानी ऐसे जीवों को एक अलग जगत में रखा, जिसको हमने बोला क्या? फंगस यानी कवक। और ऐसे जीव जिनके पास यूकैरियोट तो है, बहुकोशिकीय भी हैं, कोशिका भित्ति भी पाई जा रही है और अपना खाना भी खुद बनाते हैं, ऐसों के लिए जो जगत रखा गया उसका नाम दिया गया पादप। क्या रखा गया नाम? पादप, प्लांट। इस तरह से करके इन चीजों को आधार बना के हमारे आर.एच. विटेकर साहब ने जीव को 5 जगतों में विभाजित किया। ये बात आप पढ़ चुके होंगे। अब इन्हीं जगतों में एक जो चैप्टर है प्राणी जगत का, बॉटनी होता तो आप वहीं पादप जगत पढ़ रहे होते। यहां प्राणी के बारे में हमें पढ़ना है, यानी इस चैप्टर में इसके बारे में हमें जानना है। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक कोई समस्या भैया? यहां तक कोई समस्या? यस या नो? कोई समस्या यहां तक? नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो जरा आगे बढ़ेंगे। अब प्राणी अगर हम बोले, हम पढ़ने वाले क्या है? प्राणी जगत। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? प्राणी जगत पढ़ने वाले। चलो भैया, प्राणी जगत पढ़ने वाले हैं, अच्छी बात है। क्या पढ़ने वाले हैं? प्राणी जगत। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में एनिमल किंगडम। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं। चल भैया, बात अच्छा है, एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। अगर हम प्राणी जगत की बात करें तो प्राणी जगत के बारे में अभी तक आपको क्या क्या बातें पता है? क्योंकि अभी तक तो आर.एच. विटेकर साहब ने जो वर्गीकृत किया था वही आधार आपको पता है, वही बातें आपको पता है। तो आर.एच. विटेकर साहब ने क्या क्या आधार बनाया था, तो उन आधारों को अगर हम विचार करें तो उन विचार के बाद हम एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि भैया अगर हम किसी को प्राणी बोल रहे हैं तो एक बात तो तय है कि वो यूकैरियोट होगा। क्या होगा? यूकैरियोट होगा। फिर भैया बहुकोशिकीय होगा। क्या होगा भैया? बहुकोशिकीय। यूकैरियोट तो होगा ही होगा, लेकिन बहुत सारी कोशिकाओं का बना होगा, इसीलिए इसे बहुकोशिकीय कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। चल भैया, ये भी बात समझ में आ गई। तीसरी बात क्या होगी भैया? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यही तो जान रहे हो आप, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और चौथी बात क्या जान रहे हो भैया? चलो भैया, कोशिका भित्ति तो नहीं पाई जाती और प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करते होंगे, लेकिन ये 3 बातें तो आपको आर.एच. विटेकर साहब के उस चार्ट से ही पता है। अब ध्यान दीजिएगा कि हमें क्यों जरूरत पड़ी। प्राणी जगत है क्या? इसमें करने वाले क्या है? तो जब जीवों की बात करें तो चलो ऐसे बहुत सारे जीव होंगे जिनके पास जो यूकैरियोट होते होंगे, जो बहुत सारी कोशिकाओं के बने होते होंगे, और जिनके पास क्या है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती होगी। बिल्ली ले लें हम, शेर ले लें, केंचुआ ले लें, तमाम चीजें ले लें, तो 3 कैरेक्टर होंगे अगर प्राणी हम बोल रहे हैं तो। सही बात है। तभी 3 कैरेक्टर जो है क्या सबको डिफाइन कर देगा? इंसान को, चिड़िया को, या घड़ियाल को, या बिल्ली को, या घोड़े को। आप तो बोलोगे कि भैया ये तो अलग अलग दिखने में, तो क्या केवल प्राणी अगर हम बोल दें तो सभी प्राणियों के बारे में हमें एकदम से पता चल गया कि नहीं भैया प्राणी बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, यही प्राणी है? तो प्राणी हम भी हैं, प्राणी बिल्ली भी है,
लेकिन फंक्शनल सिमिलरिटी कितनी है? बहुत सारी चीजें हैं जो हम में नहीं है, उनमें पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो चौपाए हैं वो लोग, वो दोनों जो चारों पैर हैं उनका इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए, हम दो ही पैर का इस्तेमाल करते हैं। तो तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो हम में और अलग है। प्राणी की बात करें अगर तो चिड़िया भी प्राणी है, वो पंखों से उड़ रही है, हम पैरों से चल रहे हैं। प्राणी की बात करें तो केंचुआ भी प्राणी है, वो खिसक खिसक के चल रहा है, रेंग रेंग के। तो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। तो जरूरत पड़ी कि अगर हम किसी को प्राणी बोल रहे हैं तो किस तरह का प्राणी है, उसके क्या लक्षण है, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं उसके पास। अगर इन गुणों को हम कॉन्साइज करें कि भैया इनके पास ये पाया जाता है, तो अब देख लेंगे इतने प्राणियों में किसके पास वो पाया जाता है, उनको एक ग्रुप में रख दिया। फिर हमने देख लिया ये कुछ प्राणी है, हमने बोल दिया पंख पाए थे, पंख वाले को एक ग्रुप में रख दिया। ऐसे कर करके लक्षणों को कम करते करते, जैसे मान लीजिए आप में से मैं बोला कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नीट एग्जामिनेशन में 500 नंबर पाए हैं, 500 से कम पाए हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 500 नंबर से ऊपर पाए हैं। अब 500 से ऊपर नंबर पाने वाले 720 तक हैं, और 500 से कम पाने वाले 0 से लेके भी हैं, कुछ माइनस में भी होंगे, लक्षण से यही लग रहा है। तो ठीक है कि हमने 500 से नीचे बोला, लेकिन 500 से नीचे तो माइनस वाला भी आ जाएगा, 499 वाला भी आ जाएगा, और 300 नंबर वाला भी आ जाएगा। यानी अभी भी एग्जैक्ट नहीं है, अभी भी एग्जैक्ट हम नहीं पहुंच पाए उस बंदे तक। तो उस बंदे तक एग्जैक्ट पहुंचेंगे कैसे? जब हम थोड़ा और इंफॉर्मेशन निकालेंगे। अच्छा 300 पाया है और गोरखपुर का रहने वाला है, चल भैया अब क्या हो गया कि गोरखपुर में 300 पाने वाले जितने होंगे। फिर मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं 300 पाया है, गोरखपुर का रहने वाला है, और उसका सेंटर एग्जाम का वहां था। हम कुछ कुछ अगर कैरेक्टर्स ऐड करते जाएंगे तो हम उस बच्चे तक पहुंचते चले जाएंगे। जैसे कि हम फर्दर एग्जांपल दिया करते थे हमेशा कि एक लेटर पे पीयूष लिख दिया, तो क्या वो लेटर हमारे पास पहुंच जाएगा? नहीं, इस पूरे संसार में जितने पीयूष होंगे उनके पास वो पहुंचेगा। हमारे पास पहुंचने का चांस उतना ही होगा कि एक पीयूष बटा संसार के सारे पीयूष, यही तो प्रोबेबिलिटी बोलती है। लेकिन मान लीजिए हमने लिख दिया डॉक्टर पीयूष, तो अब पूरे संसार में जितने पीयूष नाम के लोग डॉक्टर होंगे उनके पास उस लेटर के पहुंचने की संभावना हो जाएगी। फिर हमने मान लीजिए लिख दिया कि नहीं डॉक्टर पीयूष तिवारी, तो अब जितने पीयूष तिवारी होंगे जो डॉक्टर होंगे उनके पास वो लेटर पहुंचेगा। फिर मान लीजिए हमने अपना पता लिख दिया, फिर मान लीजिए हम अपना घर लिख दिया, तो देखिए वही चिट्ठी हमारे तक पहुंच जाएगी। यानी एक एक लक्षण अगर हम जोड़ते चले जाएं तो हम उस प्राणी तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरत है? उसके लिए जरूरत पड़ी वर्गीकरण की। जैसे जीवों का वर्गीकरण करके हम 5 भागों में बांट दिए कि भैया तुम पादप हो, भैया तुम प्राणी हो, भैया तुम कवक हो, भैया तुम मोनेरा हो, और भैया तुम प्रोटिस्टा हो। हमने कुछ ही चीजों को तो आधार बनाया था। वैसे ही जीवों के वर्गीकरण की जरूरत पड़ी, जिसमें हम लक्षणों को ध्यान में रखते हुए जीवों को क्या किए? वर्गीकृत किए। अब जेहन में सवाल आया कि भैया कौन कौन से लक्षण को हम कंसीडर करेंगे और किन किन लक्षणों के आधार पर हम प्राणियों को वर्गीकृत करेंगे। क्योंकि जो प्राणी है उसके बारे में तो हमें कुछ ही बातें पता है कि भैया वो यूकैरियोट है, बहुकोशिकीय और कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और ये भी बात हमें आर एच विटेकर साहब ने बताई थी। चल भाई इतनी बात हो गई। तो अब हमारे पास आएगा एक समस्या क्या कि वर्गीकरण का हमारे आधार क्या होना चाहिए। वर्गीकरण का आधार क्या होना चाहिए, यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है हमारा। क्या लिखेंगे भैया? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की हम बात करने वाले हैं कि हमारे वर्गीकरण का आधार क्या होगा। और ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं हर बार जितनी बार पढ़ाया हूं, 10 बार अगर आपको मैं पढ़ाया हूंगा और 10 बार आप पढ़े होंगे और 10 बार क्वेश्चन भी लगाए होंगे, तो जरूर जानते होंगे कि मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोलता हूं। क्योंकि मैक्सिमम सवाल जो है आपके इसी पार्ट से आते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग प्राणी जगत से यहां ही टेकल हो जाता है। अब वर्गीकरण का आधार बनाया गया कि हम किन आधारों पे प्राणियों को वर्गीकृत कर सकते हैं। समझिएगा, अब वर्गीकरण का आधार जब हम करते हैं या वर्गीकरण को आधार बनाते हैं तो क्या क्या वो आधार होंगे जिनके हिसाब से हम प्राणियों का वर्गीकरण करते हैं। तो पहला जो हमारा वर्गीकरण का आधार क्या था, वो था कोशिका संगठन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर स्तर के आधार पर कि भैया शरीर कैसा बना हुआ।
शरीर स्तर के आधार पर बहुत सारी चीजों को हमने आधार बनाया, अभी चीजें समझाएंगे हम इसके अंदर। शरीर स्तर के आधार पर कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख सकते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा, यानी बॉडी कैसे बना हुआ है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। शरीर स्तर के आधार पे कि शरीर कैसा बना हुआ है। दूसरा क्या था भैया, रक्त परिसंचरण तंत्र के आधार पर, रक्त परिसंचरण का आधार कि भैया रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा पाया जाता है, ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा पाया जाता है। तीसरा जो आधार था वो क्या था, तीसरा आधार तो था जर्म आस्तर के आधार पर, जर्म आस्तर के आधार पर। यानी कितने जर्म लेयर या जर्म लेयर की बात करेंगे हम। चौथा क्या था हमारा, तो कोरक पुटी के आधार पे। अभी एक एक बात समझ में आएगी, कोरक पुटी के आधार पर। तीसरा क्या था भैया, तीसरा ये था पाचन नाल के आधार पे कि पाचन नाल कैसा पाया जाता है। तीसरा नहीं, बहुत सारा हो गया, तो पाचन नाल के आधार पे। चौथा क्या था भैया, सममिति कैसी पाई जाती है। एक एक चीजों को हम डिफाइन करेंगे, आप परेशान मत हो जाइएगा। सममिति के आधार पर कि सममिति कैसी पाई जाती है। सममिति के आधार पर कि सममिति कैसी पाई जाती है। नेक्स्ट क्या था भैया, तो पृष्ठ रज्जु पाया जाता है कि नहीं, पृष्ठ रज्जु के आधार पर। इन तमाम चीजों को हमने आधार बनाया। क्या बनाया, आधार बनाया इन तमाम चीजों को। ये लक्षण है, ये चीजें लक्षण है, चीज नहीं है कोई, लक्षण है कि भैया शरीर कैसा बना हुआ है, इनके अंदर रक्त परिसंचरण कैसा पाया जाता है, जर्म स्तर कैसा होता है इनका, कोरक पुटी क्या है, पाचन नाल कैसा होता है, सममिति कैसी पाई जाती है, पृष्ठ रज्जु कैसा होता है, और अंतिम में बात करें तो भैया खंडी भवन के आधार पर, सिगमेंटेशन के आधार पर। ये तमाम चीजों, तमाम कैरेक्टर्स को हमने क्या बनाया, आधार बनाया कि हम इन चीजों को देखेंगे कि किसी प्राणी में कैसा पाया जाता है, और उसके हिसाब से हम उसकी एक कैटेगरी बनाएंगे कि भैया अगर ये प्राणी है तो इसका ऐसा है शरीर, या इसके अंदर खंडी भवन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, इसका पाचन नाल ऐसा है, या इसके अंदर सममिति पाई जाती है, इसके अंदर कौन सी कितनी कोरक पुटी की हिस्सेदारी होती है, किस जर्म लेयर से बना होता है। इन तमाम चीजों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी स्टैंडर्ड के पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे कि हमारे यहां वर्गीकरण का आधार क्या था, तो संगठन के स्तर पे यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पहला हम देखते हैं भैया क्या है, शरीर स्तर के आधार पे अगर हम देखें, बहुत ध्यान से समझिएगा, शरीर स्तर के आधार पे देखें। अब शरीर स्तर है क्या, अच्छा बचपन से एक चीज तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं भैया जरा समझ लीजिएगा ध्यान से, और हमने इसके पिछले चैप्टर में भी जिक्र किया था कि भैया हम शुरू से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि भैया कोशिका जो होती है, एक कोशिका हमारे यहां मिलके क्या बनाती है, ऊतक बनाती है। क्या बनाती है भैया, ऊतक बनाती है। फिर ऊतक ही ऑर्गेनाइज होते हैं तो हमारे यहां क्या बनता है, अंग बनता है।
फिर बहुत सारे अंग मिलके जब एक ही कार्य को करने लगते हैं तो अंग बनता है, अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र जो है भैया फिर हम बोलते हैं कि जीव बन गया, यानी ऑर्गेनिज्म बन गया। हमने उस समय भी बताया था कि हमारे पास दो चीजें हैं, कोई जीव ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें एक सिंगल कोशिका हो और वही जीव हो, तो उसी को तो एक कोशिकीय बोलते होंगे, उसी को तो एक कोशिकीय बोलते होंगे। लेकिन मान लीजिए कोई जीव ऐसा है जो एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना है, तो सवाल यही आएगा क्या कोशिकाएं अलग अलग हैं, या कोशिकाओं ने जुड़ के ऊतक बना लिया है, या ऊतकों ने ऑर्गेनाइज होकर अंग बना लिया है, या अंगों ने ऑर्गेनाइज होकर अंग तंत्र बना लिया है। यानी बहुकोशिकीय के अंदर बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। यानी कोशिका स्तर का हो सकता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऊतक स्तर का हो सकता है, अंग स्तर का हो सकता है, और अंग तंत्र स्तर का हो सकता है। यानी अगर हम बहुकोशिकीय जीव यानी प्राणी की बात करें तो उसका शरीर कैसे बना है, बहुकोशिकीय तो है, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना तो है, लेकिन ये कोशिका क्या अलग अलग हैं, या कोशिकाओं ने सम्मिलित होकर ऊतक बना लिया है, या ऊतकों ने थोड़ा और ऑर्गेनाइज होकर अंग बना लिया है, या बहुत सारे अंग मिलकर ऑर्गेनाइज होकर किसी काम को करने लगे अंग तंत्र बना लिए हैं। यानी 4 तरह का शरीर स्तर हो सकता है। यानी पहला क्या होगा, कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन। कोशिका स्तर शारीरिक संगठन, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यही तो बोलते हैं। सिंपल सी बात है, प्राणी पढ़ रहे हैं तो एक बात जहन में पहले से ही है कि भैया क्या है, बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इनके अंदर कोशिका स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यानी कोशिकाएं क्या है, कोशिका के फॉर्म में ही है, कोशिकाओं ने ऊतक नहीं बनाया। हम बोल देते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सेल, रिपब्लिक ऑफ सेल बोल देते हैं। अगर बहुत सिंपल सी भाषा में बोले तो रिपब्लिक ऑफ सेल, जैसे आप रिपब्लिक ऑफ सेल। अब रिपब्लिक ऑफ सेल क्यों बोल रहे हैं, रिपब्लिक डे मनाते हो तो हर रिपब्लिक किसे कहते हैं, हम बोलते हैं कि हम गणतंत्र क्यों है, क्योंकि हमारा अपना संविधान है, हम अपने तरीके से काम करते हैं। यहां भी जो रिपब्लिक लिख दिया, रिपब्लिक ऑफ सेल, यानी एक बात तो पता है कि चलो बहुत सारी सेल्स के बने हुए हैं, लेकिन सेल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, खत्म, उनका अपना एक कार्य करने का तरीका है, इसलिए ऐसे को हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ सेल्स। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कोशिका जो है एग्रीगेट होकर टिश्यू नहीं बनाती है, रिपब्लिक ऑफ सेल की तरह काम करती है। यानी कोशिका इंडिपेंडेंट होती है। बोलते हैं कि सेल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यू। ये बात तो लिखते हैं चलो कि कोशिका ने ऊतक नहीं बनाया, ऊतक बना लिया तो तुम ऊतक स्तर में पढ़ते, लेकिन ऐसी चीजें हम बोलते हैं कि ऐसे जो जीव हैं जिनमें सेल्स जो है रिपब्लिक शो करती हैं, सेल्स का अपना कार्य करने का जो तरीका होता है, तो हम बोलते हैं ऐसे जीव प्रिमिटिव टाइप का डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। यानी ऐसे जीव जिनके अंदर कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, ठीक है, ऐसे जीव प्राचीन प्रकार का कार्य विभाजन दिखाते हैं। अब सोचोगे प्राचीन प्रकार का कार्य विभाजन क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आएगा कि भैया प्राचीन प्रकार का कार्य विभाजन क्या है। तो प्राचीन प्रकार का कार्य विभाजन जरा समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि यहां एक घर है, यहां चिंटू, मिंटू, मोहन, टीना, राकेश सब लोग रहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि सब लोग क्या है, रिपब्लिक हैं। ए अपना काम करता है, बी अपना काम करता है, सी अपना काम करता है, डी अपना, सब एक दूसरे से फ्री है। एक घर तो बना है बहुत सारे सदस्यों से, लेकिन इस घर में जो सदस्य हैं
किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ऐसे जो सेल्स हैं, ऐसे जो जीव हैं जो इस तरह का शारीरिक संगठन शो करते हैं, उसमें एक बात देखी गई है कि ए के अंदर एक काबिलियत होता है कि वो बी में बदल जाए, या ए के अंदर एक काबिलियत होती है कि डी में बदल जाए, या ई में बदल जाए, या एफ में बदल जाए, या सी में बदल जाए, रिस्पेक्टिव जिसमें मन होगा उसमें बदल सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। और इसी को बोलते हैं प्राचीन प्रकार का कार्य का विभाजन, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। कुछ लोग इसे कभी कभी इसे बोल देते हैं लोग कि प्रिमिटिव टाइप का क्या पाया जाता है? रीजनरेशन पावर पाया जाता है, ऐसे भी वो लोग बोल देते हैं। लेकिन ऐसी होती है खासियत उनकी। अब आप सोचोगे कहां पाया जाता है भैया ऐसा? तो उदाहरण के लिए अगर हम लिखेंगे, उदाहरण होगा फाइलम पोरीफेरा। क्या होगा भैया? पोरीफेरा। कोई अभी हम मेंबर पढ़ेंगे जहां पे जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, वहां पे कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता होगा। यानी बहुकोशिकीय होते हुए भी वो जितने भी कोशिकाओं से बनी होंगी वो सारी कोशिकाएं इंडिपेंडेंटली अपना काम करती होंगी, ऐसे जीव। यहां तक कोई समस्या किसी को? यहां तक कोई समस्या नहीं। यहां तक कोई समस्या नहीं है तो एक बात जान लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिर आगे हमारे पास क्या पड़ेगा भैया? चलो ये बात तो हमने देख ली, आगे क्या पड़ेगा? ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन। ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन, ऊतक स्तर शारीरिक संगठन। यानी टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करने वाले हैं। अब टिश्यू ग्रेड क्या होता है भैया? तो हम दिखाए थे अभी पिछले कि वहां पे कोशिकाएं केवल थी, बहुत सारी कोशिकाएं थी, लेकिन कोशिकाएं अलग थलग थी। ये अपना काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, अपना काम कर रहा है, अलग थलग थी। यहां पे क्या है? कोशिका संयुक्त होके ऊतक बना लेती हैं। क्या बनाती हैं? ऊतक बना लेती हैं। अब याद करिए मेरा पहला लेक्चर, इसी में ऊतक किसे कहा करते थे? ऊतक किसे कहा करते थे? हम बोलते थे कि ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें कोशिकाएं हो सकता हो कि संरचना में या कार्य में समान हो या न हो, लेकिन उनकी उत्पत्ति समान होगी और वो किसी कॉमन फंक्शन को ही अंजाम दे रहे होंगे। उनका फंक्शन जब होगा, सभी लोग का फंक्शन मिलेगा तो एक कॉमन फंक्शन बनेगा। शादी का एग्जांपल हमने दिया था, क्लियर है? तो यहां पे जहां पे टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, कुछ सेल्स के ग्रुप मिलके अलग अलग तरह के काम करने वाले चीजें बना देती हैं। तो हम वो अलग अलग तरीके का जो काम है, अलग अलग सेल्स हैं, तो हम बोलते हैं टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा पाया जाता है। और इसी को हम बोलते हैं कि ऐसे जीव जहां पे टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, वहां कार्य का बंटवारा इसी को हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कार्य का बंटवारा कर लेते हैं। अभी हमने समझाया क्या होता है कि भैया तुम ये काम करना, तुम वो काम करना, तुम वो काम करना, पिछले लेक्चर में ही हम समझाए थे। तो कार्य का बंटवारा यहां पाया जाता है। उदाहरण की बात करें कि कहां ऐसे पाए जाते हैं जीव, तो उदाहरण देखेंगे तो हमारे यहां क्या है? उदाहरण में हमारे यहां सिलेंट्रेटा होता है ग्रुप एक, और एक ग्रुप होता है टीनोफोरा। ये जो दो फाइलम है, यहां पे जो शारीरिक संगठन होता है, जो शारीरिक स्तर होता है, वो कैसा होता है? टिश्यू ग्रेड का होता है। यानी ऊतक स्तर का शरीर बना होता है इनका, ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन इनका होता है।
अब हमारे यहां आएगा अंग स्तर का शारीरिक संगठन। क्या आएगा भाई? अंग स्तर का शारीरिक संगठन। यानी ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम लिखते क्या है, मान लीजिए धीरे धीरे कुछ ऐसे जीव बने होंगे। ये बातें जब ज्यादा समझ में आएंगी जब हम इवोल्यूशन में जाएंगे। जीव की उत्पत्ति जब हुई होगी तो जो सबसे पहले आया होगा उसमें शरीर कुछ और होगा, फिर धीरे 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 सिचुएशन हालात बदलते होंगे, हम इवॉल्व हुए होंगे, तो हमने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने शरीर में चेंजेस लाए होंगे। ये तमाम थ्योरी, चार्ल्स डार्विन और लेमार्क का, ये तमाम थ्योरीज हम पढ़ेंगे जब इवोल्यूशन में, तब बात समझ में आएगी। यहां पे क्या हुआ होगा कि जो ऊतक है वो ऑर्गेनाइज होके, ऊतक ऑर्गेनाइज होके अंग बना लेते हैं। अंग बन गया, जैसे कोई एक अंग नाम ले, पेट हो गया, तो पेट का एक कार्य है भैया, क्या भैया? तो खाना स्टोर करना। तो हम बोल रहे हैं कि ऊतक ऑर्गेनाइज होके क्या बना लिए? अंग बना लिए। एक अंग का नाम देने लगे हम। उदाहरण के लिए बात करें अगर हम, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी फीता कृमि, चपेट कृमि लिखा आपके यहां, चपेट कृमि। प्लेटीहेल्मिन्थेस इसका क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। क्लियर है यहां तक? फिर हमारे यहां जो अगला शारीरिक स्तर आएगा, सिंपल सी बात है, एक ही बचा है, अंग तंत्र स्तर। अंग तंत्र स्तर यानी ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन। अब अंग तंत्र स्तर क्या है जरा समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने बोला पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र किसी एक अंग को थोड़े कह रहे हैं। सिस्टम, जैसे मान लीजिए पहले हम पढ़ाते थे तो टीचर थे, अभी टीम बन गए, एक तंत्र बन गया। तो पाचन तंत्र कहने का मतलब कि जब बहुत सारे अंग मिलकर जब किसी एक कार्य को अंजाम देते हैं तो हम बोलते हैं एक सिस्टम बन गया, एक तंत्र बन गया। पाचन में जैसे हम देखते हैं इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तमाम चीजें मिलके एक ही कार्य कर रही हैं, वो है पाचन का कार्य। तो बहुत सारे अंग मिलके जब एक काम को करने लगे यानी हम बोल सकते हैं कि अंग ऑर्गेनाइज होके, अंग ऑर्गेनाइज होके समूह बना के अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? अंग तंत्र बनाते हैं। अंग जो है वो ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं भैया? अंग तंत्र बनाते हैं। तो हम बोलते हैं ऐसे जीव जिसमें अंग ऑर्गेनाइज होकर अंग तंत्र बना लिए, हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन। अब कहां पे पाया जाता है भैया ये? तो उदाहरण की बात जब हम करेंगे कि उदाहरण क्या है, कहां पाया जाता है, तो हम देखेंगे कि हमारे यहां प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी चपेट कृमि से होते हुए, चपेट गोल, ये जो है गोल कृमि से लेके, गोल कृमि से लेके यानी एस्केहेल्मिन्थेस से लेके और कॉर्डेटा तक के जो मेंबर होंगे, सब में क्या पाया जाता है? अंग स्तर का शारीरिक संगठन, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है कहां से? तो एस्केहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक के जितने हम पढ़ेंगे प्राणी, जब हम आगे पढ़ेंगे इसी में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहां अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो ये हमारा पहला बेस रहा। क्या रहा? पहला कि भैया जो भी बहुकोशिकीय हैं उनमें कोशिकाएं कैसे, कोशिकाएं क्या अलग अलग हैं, कोशिकाओं ने ऑर्गेनाइज होके क्या ऊतक बनाया है, या कोशिकाओं ने ऊतकों ने ऑर्गेनाइज होके हमारे यहां अंग बनाया है, या अंगों ने ऑर्गेनाइज होके अंग तंत्र बनाया। इन तमाम चीजों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई होगी। फिर हमारे पास और भी आधार है। जैसे हम बात करें सम्मिति की, तो हम सम्मिति को पहले ही डिफाइन कर लें कि सम्मिति होती क्या है। क्या होती है सम्मिति?
सममिति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिमिट्री। क्या बोलते हैं भाई? सिमिट्री। सिमिट्री कहने का मतलब क्या है? सिमिट्री कहने का मतलब क्या है? सममिति कहने का मतलब क्या है? अगर हम बोलते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी जीव में सममिति पाई जाती है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? तो मान लीजिए कोई भी जीव है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको हम कहीं से भी काटें, लेकिन हम इस काबिल हों कि उसको किसी भी प्लेन से काटने के बाद हम उसको दो बराबर हिस्सों में बांट पाए, तो हम बोलेंगे वो ऑर्गेनिज्म में सममिति पाई जाती है। लेकिन अगर हम काबिल ही नहीं, जैसे मान लीजिए हम अमीबा बना दें, हम क्या करें? अमीबा बना दें, हम कहें भाई साहब इसे कहीं से भी काटिए लेकिन दो बराबर हिस्सों में काट दीजिए, आप नहीं काट पाएंगे। ठीक है? सममिति क्या होती है? शरीर से गुजरने वाला कोई भी प्लेन, कोई भी, आप इंडिपेंडेंट हैं, एकदम स्वतंत्र हैं कि जैसे चाहिए वैसे काटिए इस जीव को। अगर आप इस काबिल हैं, या अगर जीव ऐसा है कि किसी भी प्लेन से काटने पे कहीं से भी काटिए, अगर उसको दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सके तो हम बोलेंगे सममिति है। अगर नहीं बांटा जा सके तो हम बोलेंगे असम्मिति पाई जाती है। यानी सममिति को अगर हम डिफाइन करें, सिमिट्री को डिफाइन करें अगर हम, बॉडी हिंदी में ही लिख देते हैं, अगर शरीर को दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सके, दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सके, अगर हम इस काबिल हैं कि किसी जीव को दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, चाहे कहीं से बांट दें, तो हम बोलेंगे वो जीव सममिति शो करता है। अब इस सममिति के आधार पे जीव दो तरह के होते हैं, दो ही बातें तो होंगी। क्या भैया? तो या तो ये सममिति शो करेगा या तो नहीं शो करेगा, यानी दो बातें होंगी, या तो कोई जीव असम्मित होगा, एसिमेट्रिकल होगा, यानी एसिमेट्रिकल होगा, या तो सममिति शो करता होगा, यानी बराबर हिस्सों में बांट सकते होंगे तो सममिति शो करेगा, सिमेट्रिकल होगा, सम्मित होगा, दो ही चीज तो होगी, यानी सिमेट्रिकल होगा। अगर ऐसी चीज को आधार बनाएं, इस लक्षण को आधार बनाएं कि भैया हम क्या किसी जीव को दो बराबर हिस्सों में बांट पा रहे हैं, कि कहीं से भी काटे, हम इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, तो अगर भैया जवाब है ना, यानी वो जीव क्या है? असम्मित है। अगर भैया जवाब है हां, तो क्या है? सम्मित है जीव। एसिमेट्रिकल का मतलब समझ रहे होंगे, दो बराबर हिस्सों में ना बांटा जा सके, एकदम सिंपल भाषा में लिख रहे हैं, दो बराबर हिस्सों में ना बांटा जा सके। ना बांटा जा सके। और दूसरा क्या है भैया? दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सके, दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सके। दो ही बात तो होगी कि भैया या तो हम बांट पाएंगे या तो नहीं बांट पाएंगे, दो ही बात तो होगी, यस या नो, दो ही बात होगी ना। अब दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सके, यानी सिमेट्रिकल की बात करें, उदाहरण लिख लें, तो मान लीजिए एसिमेट्रिकल की अगर बात करें कि असम्मिति कौन कौन शो करता है, असम्मिति का एग्जाम्पल क्या होगा? नोट्स एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। असम्मिति कौन शो करता है? तो उदाहरण लिखें असम्मिति का, क्या लिखें? उदाहरण लिख ले अगर असम्मिति का,
तो उदाहरण जब लिखेंगे तो बहुत ध्यान से लिखिएगा, यहां से सवाल पूछा गया है। उदाहरण, अधिकांश जो पोरीफेरा के मेंबर होते हैं, ठीक है, अधिकांश हम केवल यहां जिक्र कर रहे हैं किसका, प्राणी जगत का। अधिकांश पोरीफेरा के जो मेंबर होते हैं, या हम यहां लिख लें फाइलम पोरीफेरा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मान लो लिख दिया हमने फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोरीफेरा को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं। यानी स्पंज ग्रुप के जो जीव हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, असम्मित होते हैं। उनको दो बराबर हिस्सों में हम बांट नहीं सकते। लेकिन इसमें भी कुछ बेवफा यार हैं, लेकिन एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, पोरीफेरा में ही अपवाद है कुछ। दो मेंबर बेवफाई शो करते हैं। कौन कौन से नाम है उनके भैया, ये सवाल बहुत बार पूछा गया। ल्यूकोसोलिनिया, ल्यूकोसोलिनिया और साइकॉन। ल्यूकोसोलिनिया और साइकॉन जो है स्पॉन्जेस से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये असम्मित नहीं होते हैं, यानी कोई ना कोई सम्मिति शो करते हैं। दूसरा आइटम क्या है उदाहरण का भैया, जो हमारे यहां मोलस्का होता है, जो फाइलम मोलस्का हम पढ़ेंगे, मोलस्का, तो मोलस्का के हम देखेंगे स्नेल को। स्नेल जो होता है इनिशियली, हम बोलते हैं कि इनिशियली क्या होता है, जब मोलस्का में देखेंगे तो मोलस्का में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और ये सममिति पाई जाती है। लेकिन मोलस्का जब बड़ा होता है, ग्रुप के मेंबर बड़ा होते हैं, जैसे खास करके शंख देखा होगा आपने, तो स्नेल जो होता है, तो जब बड़ा होता है तो इसके शरीर में क्या आती है, ऐंठन आ जाती है। अब जब ऐंठन आ जाती है तो शरीर दो बराबर हिस्सों में हम काट के बांट नहीं पाते, तो हम इसलिए स्नेल का एग्जाम्पल डाल दिए। यानी अगर असम्मिति आपसे पूछा जाए तो पोरीफेरा के सभी मेंबर, अपवाद है कौन कौन, ल्यूकोसोलिनिया और साइकॉन, और मोलस्का में एक पाया जाने वाला जो क्या है, स्नेल है, वो क्या होता है, असम्मिति शो करता है। इसके अलावा बाकी जितने प्राणी जगत में हम पढ़ेंगे कोई ना कोई सम्मिति शो करता होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई असम्मिति की। किसकी बात होगी भैया, असम्मिति की। फिर बात किसकी आएगी भाई, असम्मिति के बाद बात करें अगर हम, तो अब जब सम्मिति है तो कितने प्रकार की, यानी सम्मिति, यानी जब हम कह रहे थे कि हम दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं किसी जीव को, तो कैसे बराबर हिस्से, कौन से दो बराबर हिस्से, इसके आधार पे देखें, सम्मिति के आधार पे देखें तो इसको, सम्मिति को भी बांटा गया है। जैसे अगर आपके बुक के एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो इसको तीन हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सा भैया, तो पहला है अरीय सम्मिति। क्या है, अरीय सम्मिति, अरीय सम्मिति, जिसे कि हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं दोस्त, रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं दोस्त, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और दूसरा क्या है भैया, दूसरा हमारे यहां जो है उसे बोलते हैं द्विअरीय सम्मिति। क्या बोलते हैं, द्विअरीय सम्मिति, द्विअरीय सम्मिति। अंग्रेजी में लिखे तो क्या बोलते हैं भाई, बाई रेडियल सिमेट्री। क्या लिखते हैं, बाई रेडियल सिमेट्री। और तीसरा क्या है भैया हमारे यहां, तो हम बोलते हैं द्विपार्श्व सम्मिति। क्या है, द्विपार्श्व सम्मिति। यानी इसे बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री।
क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। तीन तरह की सममिति का जिक्र आपके यहां है। कहां पे? एनसीईआरटी में। अब तीनों का मतलब जरा समझ लेंगे, क्योंकि प्रीवियस में जब हमने पढ़ाया था तो इसको बेहतर तरीके से समझाया था, तो वहां वेल एक्सप्लेन था, तो वहां देख लेंगे आप। अरीय सममिति हम कहते हैं, जब सममिति जब भी हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई ऐसा प्लेन तो है जिससे कि अगर हम शरीर को काटे तो क्या कर सकते हैं? दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इसमें भी तीन तरह की चीजें हो सकती हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सा भाग, कैसे, ऐसे 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 कैसे काटा, कौन सा प्लेन, उसके आधार पे कि कौन सा प्लेन है जो किसी भी जंतु के शरीर को दो हिस्सों में काट सकता है। इसके आधार पे देखें तो तीन तरह के जीव होंगे। अरीय सममिति कहीं पाई जाती होगी, कहीं बाइरेडियल सिमेट्री यानी द्विअरीय सममिति पाई जाती होगी, और कहीं बाइलेटरल सिमेट्री यानी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती होगी। अब ये है क्या, समझिएगा जरा। आपके एनसीईआरटी में जो लिखा गया है बेसिकली वो डिफिनेशन लिखा गया है किसका? स्फेरिकल सिमेट्री की, जिसका आपके बुक में जिक्र नहीं है। जब अरीय सममिति हम पढ़ते हैं तो आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है कि केंद्र से पास होने वाला कोई प्लेन जब किसी ऑर्गेनिज्म को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा गया हम उसकी बात कर रहे हैं। अब वो केंद्र यहां पे होगा भाई, अगर वृत्त है तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये बात आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है, ये सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं जैसा कि मैं बताता हूं कि ये गलत है, सही क्या है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल जब देखेंगे तो हम आपको ये बता पाएंगे कि केंद्र से पास होने वाला कोई भी प्लेन अगर किसी जीव को दो बराबर हिस्सों में बांट सके, लेकिन वो प्लेन की खासियत हो कि वो टॉप टू बॉटम इन्वॉल्व करे, यानी सिर से लेके पैर तक की बात करे। हाइड्रा याद होगा, अगर मान लो इसी को हम ऐसे काट देते तो क्या बराबर हो जाता? नहीं, क्योंकि यहां टेंटिकल्स भी होते हुए हाइड्रा के, तमाम चीजें हैं। यानी केंद्र से पास होके जाए, अच्छी बात है, लेकिन इट मस्ट इन्वॉल्व टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम इन्वॉल्व होना चाहिए, तब हम बोलेंगे उसके पास क्या है? अरीय सममिति है। इसको सुधार लीजिएगा भैया। इसको क्या कहेंगे? इसको स्फेरिकल सिमेट्री कहते हैं। एक्टिनोफाइरस और एक्टिनोफाइरस में पाया जाता है, ठीक है। यहां पे क्या है? अरीय सममिति, जिसमें बॉडी को सेंटर से अगर काटे हम तो दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, लेकिन सेंटर जरूरी है कि टॉप टू बॉटम जाए, ऊपर से लेकर नीचे तक जाए, तब हम उसे अरीय सममिति कहेंगे। तो अरीय सममिति का आपके यहां एग्जाम्पल जो दिया गया है वो क्या है? फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा इसका एग्जाम्पल है। और जो दो बेवफा यार थे पोरीफेरा के, ल्यूकोसिलिनिया साइकॉन, और एक बेवफा यार आएगा यहां पे कहां से? इकाइनोडर्मेटा से, स्टारफिश। अभी जब हम वहां चलेंगे तो बता पाएंगे इसे, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन स्टारफिश जब बड़ी होती है तो इसमें रेडियल सिमेट्री पाए जाने लगती है। ये टोटल एग्जांपल हो गया आपके यहां अरीय सममिति का, ठीक है। अब द्विअरीय सममिति पे आएंगे तो अरीय सममिति ही है। अभी आपको डायग्राम भी दिखाएंगे। आपके यहां एक डायग्राम बना होगा जिसमें दिखाने का प्रयास किया गया होगा किसको? टीनोफोरा समूह के मेंबर को। अब कोई ऐसा जीव जिसमें एक से ज्यादा अरीय सममिति पॉसिबल हो, एक से ज्यादा अरीय सममिति। एक से ज्यादा कैसे भैया? तो तरबूजा लो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, यहां से काटो, या वहां से काटो, ऐसे काटो। इट मस्ट इन्वॉल्व टॉप टू बॉटम। ऐसा डायग्राम दिया होगा आपके यहां। अगर एक से ज्यादा रेडियल प्लेन पॉसिबल है तो उसे हम द्विअरीय सममिति कहते हैं। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही होगी, जाके वो हमने वर्गीकरण का अलग से ही बनाया वीडियो, उसमें देखेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारे यहां उदाहरण टीनोफोरा का है। किसका है? टीनोफोरा। क्या है भैया? टीनोफोरा में ऐसा पाया जाता है। अब आती है बात किसकी? द्विपार्श्व सममिति की, बाइलेटरल सिमेट्री की। बाइलेटरल सिमेट्री का आपके एग्जांपल दिया होगा कि भैया
सेजाइटल प्लेन से पास होने वाला। सेजाइटल प्लेन क्या है? जैसे मान लो हमारे सर है, कपार है, तो यहां पे जो बोन होती है, हड्डी होती है, ऐसे इसमें खांच बनी होती है। तो ये वाली खांच को, जिसमें दो पेराइटल बोन आके लग रही है, इस खांच को हम बोलते हैं सेजाइटल सूचर। तो ऐसा कोई प्लेन जो सेजाइटल प्लेन से होके पास करता हो और जीव को दो बराबर भागों में बांट दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। उसका उदाहरण क्या होता है भैया? तो चपेट कृमि से लेके, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके, चपेट कृमि से लेके कॉर्डेटा तक के मेंबर, चपेट कृमि से लेके कॉर्डेटा तक के जो मेंबर होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। क्या शो करते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं। ये तो हो गई सममिति के आधार पे। किसके आधार पे होगी भाई? सममिति के आधार पे, जिसको यहां देख सकते हैं। जैसे यहां देख रहे होंगे, और ये सममिति में कहीं ना कहीं डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना होगा। देखिए ऑर्गेनिज्म ऐसा है, सेंटर से होके नो डाउट पास हो रहा है बेटा, सेंटर से होके नो डाउट पास हो रहा है, लेकिन टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम है, इसीलिए इसे अरीय सममिति कहते हैं। और यहां क्या है? यहां पे सेजाइटल प्लेन से पास कर रहे हैं और ऑर्गेनिज्म को दो बराबर हिस्सों में बांट ले रहे हैं, इसे कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। और इन्हीं दोनों का क्या है? आपके एनसीईआरटी में जिक्र है। लेकिन जब भी पढ़िएगा डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा कि द्विअरीय सममिति क्या होती है। इसमें हम ऑर्गेनिज्म को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। जो भी प्लेन हमारा काटने का उसको सेंटर से होके जाना चाहिए, लेकिन एक बात और ध्यान रहे कि सर से लेके पैर तक जाना चाहिए, यानी टॉप टू बॉटम होना चाहिए। टॉप टू बॉटम नहीं है, ऐसे काट दिया आपने, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल सिमेट्री कहेंगे, और ये सममिति नहीं बोल सकते उसे। ठीक है, क्लियर है? यह सममिति की बात समझ में आ गई होगी आपको, सममिति की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला आधार जो है हमारा, देखते हैं क्या है भैया। तो अगला आधार द्विकोरकीय या त्रिकोरकीय, कोरक पुटी के आधार पे, जिसको हमने लिखा था ना कोरक पुटी के आधार पे, कोरक पुटी के आधार पे। अब आपके सामने जहन में सवाल होगा कि भैया कोरक पुटी होता क्या है? कोरक पुटी होता क्या है? तो आपको पता होगा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान देखें, भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान देखें, भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान, भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान जब देखते हैं हम, तो हमारे यहां जो युग्मनज होता है, यानी जाइगोट होता है, यानी जो जाइगोट है कहीं ना कहीं यही डेवलप होके क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण बनाता है। जाइगोट ही हमारे यहां डेवलप होके क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है या भ्रूण बनाता है। क्लियर है? यस या नो? चलिए क्लियर है। अब जाइगोट एम्ब्रियो में जब परिवर्तित होता है, तो जैसे हमें पता है जाइगोट क्या होता है? एक सेल होता है, फिर इस दौरान ये डिवाइड करके एक सेल से दो सेल बनाता है, दो सेल से फिर डिवाइड होकर चार सेल बनती है। इन सेल्स को हम ब्लास्टोमियर बोल रहे होते हैं, पढ़ा भी होगा आपने। 4 सेल से 8 सेल, ऐसे कर करके बहुत सारी सेल्स बनती हैं। अब सेल्स बनती हैं तो कुछ सेल्स अंदर की तरफ अरेंज होती हैं, कुछ सेल्स बाहर की तरफ अरेंज होती हैं, और कुछ सेल्स बीच में अरेंज होती हैं। तो जो बाहर की सेल्स होती हैं उसे हम नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए इसे बाहर की सेल्स दिखाएं तो इसे बोल दिया एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। जो बीच में सेल्स अरेंज है इसे बोल दिया मेसोडर्म। और जो अंदर की तरफ अरेंज है उसे हमने बोल दिया एंडोडर्म। तो ये 3 सेल लेयर में बेसिकली क्या होती हैं? अरेंज हो जाती हैं। अब सिंपल सी बात है कि हमारे यहां भ्रूण बन रहा है, तो भ्रूण का विकास यहीं से होता होगा। यही सेल तो फ्यूचर में अंग बनाएंगी हमारे अंदर, यही सेल्स बनाएंगी ना। हाँ, लेकिन कहीं कहीं हमने देखा है कि क्या होता है कि जहां जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, जो बीच वाली लेयर होती है वो एब्सेंट होती है। एब्सेंट क्या? वहां पे फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसे कहते हैं क्या? मीजोग्लाया बोलते हैं। बहुत बार पूछा गया है। यानी यहां जो सेल्स होती हैं वो 2 ही लेयर में अरेंज होती है, या तो अंदर की तरफ फ्लूइड के, जिसे हम एंडोडर्म बोलते हैं, या तो बाहर की तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी किसी जीव में 2 ही जर्मास्तर पाया जाता है, और किसी किसी जीव में 3 जर्मास्तर पाया जाता है। तो जिसमें 2 जर्मास्तर पाया जाता होगा, डेफिनेट सी बात है यार कि उसके पूरे
शरीर के बनने में 2 ही जर्म अस्तर तो पार्टिसिपेट करेगी, और जिसमें 3 पाया जाता होगा उसमें तीनों करेंगी। तो अब इसके आधार पर हम बात करें तो जीव 2 तरह के होते हैं, द्विकोरिकी और त्रिकोरिकी। यानी अगर हम बोले तो जीव इसके आधार पर कितने प्रकार के होंगे? 2 तरह के, द्विकोरिकी, इसी को हम बोलते हैं अंग्रेजी में क्या? डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। और अगर तीनों जर्म लेयर हैं तो हम बोल देंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिकोरिकी, त्रिकोरिकी। यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जीव 2 तरह से हमने बांट लिया, किसके आधार पे भैया? जर्म अस्तर के आधार पे, कोरक पुटी के आधार पे, कि भैया हमारे यहां जो भी बन रहा है भ्रूण, उसका विकास कितने जर्म लेयर से हुआ है, कितने जर्म अस्तर से हुआ है। तो किसी जीव के बनने में यानी भ्रूणीय परिवर्धन में केवल 2 जर्म अस्तर केवल जब 2 जर्म अस्तर हिस्सेदार हो, यानी इन्हीं से बना हो, और ये 2 जर्म अस्तर हैं कौन? इनके पास एक बात याद रखिएगा, एक्टोडर्म है यानी बाह्य त्वचा है, और अंतः त्वचा है, एंडोडर्म है। मीजोडर्म तो इनके यहां पाया ही नहीं जाता, मीजोडर्म इनके क्या है भैया? पाया ही नहीं जाता, तो इसका जिक्र भी नहीं करेंगे। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही हिस्सेदार हो, क्योंकि वहां मीजोडर्म पाया ही नहीं जाता, जहां मीजोडर्म होना चाहिए वहां पे इनके यहां क्या होता है? मीजोग्लाया होती है, जिलेटिनस मास होता है। तो ऐसे जीव में चूंकि 2 ही जर्म अस्तर ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए इसे द्विकोरिकी या डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। उदाहरण की बात अगर हम करेंगे तो निडेरियन बोलते हैं, टीनो सिलेंट्रेटा, और टीनोफोरा, ये क्या होते हैं? द्विकोरिकी होते हैं। यानी इसमें 2 ही जर्म अस्तर मिलके पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाता है। जो तीसरा जर्म अस्तर होता है जिसमें कि जिलेटिनस मास भरा होता है, जेल नुमा सब्सटेंस भरा होता है, इसलिए कहीं ना कहीं सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा का नाम हम लिखते हैं तो जेली टर्म का इस्तेमाल करते हैं। मून जेली सुना होगा, ऐसे सुना होगा जी। त्रिकोरिकीय में तीनों जर्म लेयर हिस्सेदार हैं डेवलपमेंट में। जब तीनों जर्म लेयर, 3 जर्म अस्तर हिस्सेदार, यानी तीनों जिम्मेदार हैं इसके लिए पूरे ऑर्गेनिज्म के बनाने में, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई? उसे हम बोलते हैं त्रिकोरिकी यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक। और तीनों जर्म अस्तर कौन कौन से हैं? यानी एक्टोडर्म भी है, मेसोडर्म भी है, और एंडोडर्म भी है। तो हम इसे क्या बोल देंगे भैया? त्रिकोरिकी है। कहां पाया जाता है भैया? तो उदाहरण लिख लेंगे अगर हम, तो चपेट क्रीमी से लेके कॉर्डेटा, चपेट क्रीमी से कॉर्डेटा, चपेट क्रीमी से लेके कॉर्डेटा तक के जो मेंबर हैं वो क्या होते हैं? त्रिकोरिकी होते हैं। उनके भ्रूणीय परिवर्धन में तीनों जर्म लेयर का क्या होता है? तीनों जर्म लेयर की हिस्सेदारी होती है। अब जब बात जर्म लेयर की कर ही ली है हम लोग, तो एक बात और कर लेंगे, प्रगुहा की, सीलोम की, जिसे कि हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? बॉडी कैविटी। ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम या बॉडी कैविटी, सीलोम लिख देते हैं, सीलोम लिखा हुआ है, बॉडी कैविटी लिख देते हैं। अब इसको बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि है क्या बॉडी कैविटी के आधार पे। अब बॉडी कैविटी है क्या भाई, जरा ये समझ लो पहले। जैसे मान लीजिए हम पीयूष तिवारी, हमको कोई आया बंदा और तलवार से खप से काट दिया, तो जब खप से काटा तलवार से उसने, तो हमारे अंदर 2 चीजें थी। एक तो हमारा बॉडी का ये पूरा डायमीटर, और एक हमारे अंदर क्या था भाई? गट वॉल थी।
ऐसे। तो जो गट वॉल है, जो बॉडी वॉल है, ये हमारा बॉडी वॉल हो गया, शरीर दीवार हो गया, शरीर की दीवार हो गई हमारे, और ये हमारे गट का हो गया दीवार। ये जो हमारे यहां बॉडी वॉल है, ये जो हमारे यहां बॉडी वॉल और गट वॉल है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो खाली जगह है, इसी को हम बोलते हैं क्या? सीलोम, गुहा बोलते हैं। और इसके काम क्या होता है भैया? तो ये हमारे अंग को रखने के लिए जगह प्रदान करता है, सीलोम हो गया ये हमारा। लेकिन सीलोम बेसिकली हम कैसे समझेंगे? अबे सीलोम कहीं भी ऐसी कैविटी, कहीं भी ऐसा स्पेस है, कहीं भी ऐसी जगह है, तो हम उसको सीलोम नहीं बोल देंगे, हम उसको प्रगुहा नहीं बोल देंगे। प्रगुहा बोलने की हमारी एक कंडीशन है। क्या भैया? तो हम प्रगुहा या सीलोम तभी बोलेंगे जब इसकी एक खासियत है। क्या खासियत है भैया? तो इसके प्रगुहा बोले जाने का बस दो ही कंडीशन है कि ऐसा जगह, खाली जगह। कैसा खाली जगह भैया? खाली जगह है तो हम गुहा बोलेंगे, लेकिन प्रगुहा बोलने के दो कैरेक्टर होंगे, हमारे दो लक्षण होंगे, दो चीजें चाहिए कि ये बना भी मीजोडर्म से होना चाहिए। किससे बना होना चाहिए? मीजोडर्म से बना होना चाहिए। मीजोडर्म से बना हो, ये खाली जगह जो है वो किससे बना हो? मीजोडर्म में बना हो। पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन कि मीजोडर्म से घिरा भी हो। अभी हम दिखाएंगे डायग्राम, ये लिखा नहीं है कहीं, मीजोडर्म से घिरा भी हो। मीजोडर्म से बना भी हो और मीजोडर्म से घिरा भी हो। अगर कोई ऐसा जगह या स्पेस दिखाई दे रहा होगा, उसी स्पेस को हम प्रगुहा कहेंगे। उसका काम क्या होता है? तो भैया जितने भी हमारे आर्गन है इसी गुहा या सीलोम में रखे होते हैं, और हमारे यहां ऑर्गन्स को जर्क से, फिजिकल शॉक से बचाता है। तो ऐसी कोई गुहा किसी जीव में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? एक बात तो जरूर ध्यान रखिए, हम उन ऑर्गेनिज्म में जिक्र नहीं करेंगे जिसमें मीजोडर्म पाई ही नहीं जाती होगी, क्योंकि गुहा कहने का मतलब ही मीजोडर्म, ऐसा स्पेस जो मीजोडर्म में बना हो। और कई ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे हैं जहां मीजोडर्म है ही नहीं, जैसे सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा याद करिए, तो वहां तो हमें रटना भी नहीं है। क्या करना है? रटना भी नहीं है। तो मीजोडर्म से बना हो, मीजोडर्म से घिरा हो। अगर हम देखें तो इस प्रगुहा के आधार पे, इस गुहा के आधार पे, गुहा के आधार पे देखें, सीलोम के आधार पे देखें, तो हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे गुहा के आधार, तीन तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, तीन तरह के जीव होंगे। एक तो जिनके यहां गुहा ही नहीं पाई जाती होगी, एक को बोलते हैं अगुहीय, अगुहीय यानी एसीलोमेट। दूसरा जो है हमारे पास उसे बोलते हैं कूटगुही, कूटगुही यानी स्यूडोसिलोमेट। और तीसरा जो हमारे आइटम है उसको क्या बोलते हैं? प्रगुही यानी सीलोमेट। तीन तरह के हमारे यहां ऑर्गेनिज्म होंगे, लेकिन याद रहे कि गुहा हम कहां जिक्र कर रहे हैं। गुहा हमने कहां जिक्र किया है? एक तो ऐसे जीव जिसके अंदर कोई ऐसी कैविटी पाई भी नहीं जाती होगी, और हम रखेंगे भी कैसे को? जहां मीजोडर्म होगा, तो मैच खेलने के काबिल नहीं तो नीट का फॉर्म भरते रहो। भैया तुम्हारी उम्र ही नहीं हो तो नीट का फॉर्म भरने से क्या फायदा? तुम्हें एस्पायरेंट थोड़े माना जाएगा उस साल का। भर दो फॉर्म, नहीं माना जाएगा क्योंकि तुम तो काबिल ही नहीं हो। तो काबिलियत कब नापी जाएगी भाई? काबिलियत का जवाब क्या होगा? तो जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं सीलोम, जैसे मान लीजिए हमने क्या बोला? सीलोम बोला, गुहा बोला, तो हम गुहा वहीं पे कंसीडर करेंगे जहां पे एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म हो। हम डिप्लोब्लास्टिक में तो जिक्र भी नहीं करेंगे क्योंकि उनके यहां मेजोडर्म था ही नहीं, और गुहा बनेगी कहां? तो मेजोडर्म से ही बनेगी और मेजोडर्म से घिरी होगी, तो वहां तो पाया नहीं जाता होगा। यानी ऐसे जीव जो जिनके पास एक्टोडर्म भी हो, जिनके पास मेजोडर्म भी हो और जिनके पास एंडोडर्म भी हो, ऐसे जीव जिनके पास तीनों लेयर हो, वही हम बात करेंगे। तो अगुही, कूटगुही और प्रगुही अभी मैं दिखाऊंगा उदाहरण कैसे हम बता रहे हैं, लेकिन इसके उदाहरण क्या है? तो जो चपेट कृमि या फीता कृमि जो होता है, फीता या चपेट कृमि जिसे जब जो भी पढ़ते हो, फीता कृमि
या चपेट कृमि बोल दो, बहुत बार पूछा गया है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया जाएगा। दूसरा कूटगुही की बात करें, सीलोमेट की, स्यूडोसिलोमेट की बात करें तो स्यूडोसिलोम क्या है भाई? कूटगुही, यानी गुहा तो है, स्पेस बना हुआ है, कैविटी बनी हुई है, जगह बना हुआ है, लेकिन वो सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि सही होने के लिए दो बातें थी कि मेसोडर्म से बना हो और मेसोडर्म से घिरा भी हो। यही बातें तो सही थी, मेसोडर्म से बना भी हो और मेसोडर्म से क्या हो? घिरा भी हो। तो इसमें क्या होगा भाई? मेसोडर्म से बना हो, मेसोडर्म से घिरा हो, तो दो बातें हो गई कि अगर कूटगुही बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसके पास गुहा तो है लेकिन सही नहीं है। इसका उदाहरण जो होता है ये होता है हमारे यहां एस्के हेल्मिन्थीज यानी गोल कृमि। पहले उदाहरण लिख लेंगे, फिर इसका मतलब मैं समझा दूंगा, दिखा दूंगा डायग्राम में। क्या होगा उदाहरण? गोल कृमि। उदाहरण क्या हो गया भैया? गोल कृमि। और तीसरा हमारे यहां क्या है? प्रगुही, सीलोमेट, यानी इनके पास गुहा पाया जाता है। और वो गुहा हम कब कर रहे होंगे? जब भैया मेसोडर्म से बना होगा, मेसोडर्म से घिरा भी होगा, तब हम उसे क्या बोल रहे हैं? प्रगुहीय बोल रहे हैं। इसका उदाहरण जो होता है हमारे यहां, उदाहरण देखेंगे तो एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक के जितने मेंबर होंगे वो क्या होते हैं? प्रगुही होते हैं। उदाहरण जरूर याद कर लीजिएगा, कूटगुही वाले तो बहुत बार पूछे गए। मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने किस बेसिस पे बोला। अब यहां अगला जो डायग्राम है उसमें देखिएगा, तो इसमें देखिए ये है हमारा क्या है? अगुही है, अगुही है। कौन था भैया? चपेट कृमि। ये सीलोमेट है, अगुही है। कहीं दिखाइए, एक्टोडर्म हो गया, मेसोडर्म हो गया, इंडोडर्म। कहीं मेसोडर्म में कोई जगह दिख रही है आपको? नहीं दिख रही भैया, पूरा सेल ही सेल भरा हुआ है, इसलिए इसे अगुही बोल रहे हैं। दूसरा भैया कूटगुही, तो एक्टोडर्म है बाहर वाला, अंदर वाला एंडोडर्म है, ये वाला एंडोडर्म है, और बना तो है मेसोडर्म से पाउच, लेकिन अंदर से और बाहर से किससे घिरा हुआ है? अंदर और बाहर से एक्टोडर्म और एंडोडर्म से घिरा हुआ है। हमने क्या बोला था? गुहा तभी हम बोलेंगे जब बना भी मेसोडर्म से हो और घिरा भी मेसोडर्म से हो चारों तरफ से। इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं? कूटगुही है, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है? एस्के हेल्मिन्थीज। जिसका एग्जाम्पल क्या होता है भैया? एस्के हेल्मिन्थीज होता है। अब यहां देखिए, जो प्रगुहा है उसकी बात करें तो यहां एक्टोडर्म हो गया, ये मेसोडर्म हो गया, और मेसोडर्म में ही ये भी मेसोडर्म है, और मेसोडर्म के ही स्प्लिटिंग से क्या है? एक स्पेस बना है, खाली जगह बना है। और एक खाली जगह जो है, देखिए बाहर से किससे घिरा हुआ है? मेसोडर्म से, और अंदर से किससे घिरा हुआ है? मेसोडर्म से। तब हम इसे गुहा बोलते हैं, ठीक है? तो इसे हम बोलेंगे प्रगुहा। तो किसमें पाया जाता है भैया? तो एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक के मेंबर में हमारे यहां प्रगुहा पाई जाती है। एस्के हेल्मिन्थीज में कूटगुहा पाई जाती है, और प्लेटीहेल्मिन्थीज में अगुहा पाई जाती है। हम सिलेंट्रेटा या टिनोफोरा का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां मेसोडर्म पाई ही नहीं जाती है, तो गुहा टर्म का अगर नाम लिया जाए तो गुनाह हो जाएगा, क्योंकि गुहा बनती ही नहीं है मेसोडर्म के बिना, ठीक है? तो गुनाह हमें करना ही नहीं है। गुनाह क्या है भैया? करना ही नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट आस्तन क्या है? खंडी भवन। क्या है? खंडी भवन। खंडी भवन है। खंडी भवन क्या होता है जरा समझिएगा। इसे हम बोलते हैं सिगमेंटेशन। क्या बोलते हैं भाई? सिगमेंटेशन। सिगमेंट होना, खंड होना। जैसे मान लीजिए कुछ जीव देखते होंगे, एक खंड, ऐसा खंड, ऐसा खंड, ऐसा खंड, देख रहे होंगे, ऐसा ऐसा करके सिगमेंटेड बॉडी जो है सिगमेंट्स में बनी हो, खंडों में बनी हो कई। अब एक खंड जो बना है, हो सकता हो खंड क्या है? बाहर से भी दिखाई दे और अंदर से भी दिखाई दे। इस शरीर के अंदर भी एक खंड है, सिगमेंट्स हैं। या ऐसा हो सकता है कि केवल बाहर से हो खंड, या ऐसा हो सकता है कि बाहर से हो, बाहर से ना हो लेकिन अंदर कई खंड बने हो। ऐसा भी तो हो सकता है। यही खंडी भवन होता है, सिगमेंटेशन इसी को कहते हैं। तो कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है।
जिनमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है और उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। यानी हर खंड में कुछ अंग होंगे जो पाए जाएंगे ऐसे ऐसे। जैसे कॉकरोच पढ़ा होगा आपने, तो देखा होगा वत्स से लेके और उसके उदर गुहा तक 13 खंड हुआ करते थे, पढ़ा होगा। बॉडी डिवाइडेड 10 एब्डोमिनल सेगमेंट बोलते थे, वत्स में 3 सेगमेंट बोलते थे। तो उसका हमने हृदय भी देखा था 13 खंड का, 13 चेम्बर्ड हार्ट बोल देते थे। देखिए 13 हो गया। जैसे उदाहरण के लिए केचुए में शरीर का विखंडी खंडी भवन होता है और यह विखंडावस्था कहलाती है। यानी हमारे यहां अगर खंडी भवन सेगमेंटेशन की बात करें तो 2 हो सकता है। यूमेटामेरिज्म यानी सत्य प्रकार का खंडी भवन जिसमें शरीर बाहर और अंदर दोनों से क्या हो, खंडों से बना हो। और एक होता है स्यूडो मेटामरिज्म जिसमें या तो बाहर से या तो अंदर से। तो ट्रू मेटामरिज्म देखना हो आपको तो कहां दिखेगा, एनेलिडा के मेंबर्स में दिखेगा, खंडी भवन दिखेगा। ये तो बात हो गई हमारे यहां खंडी भवन की। किसकी बात हो गई, खंडी भवन की। अभी जो हमें आगे खंडी भवन के आगे बात करना है वो है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र के आधार पर रक्त परिसंचरण तंत्र के आधार पर, इस आधार पे भी जीवों को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है कि भैया आप जीव हैं तो आपके यहां का रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा है। हमारे यहां रक्त परिसंचरण तंत्र अगर हम जिक्र करें प्राणियों में तो 2 तरह के रक्त परिसंचरण तंत्र का जिक्र है। दोनों को समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि इस टर्म का यूज जो है हर फाइलम में पढ़ते हुए आएगा। एक होता है खुले प्रकार का, खुला यानी ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेशन। और एक होता है बंद प्रकार का, क्या होता है, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र। यानी क्लोज टाइप। दोनों का मतलब जरा समझ लीजिएगा। यह है ओपन टाइप। हमने कई बार समझाया है कि अगर खुला रक्त परिसंचरण बोला जाए तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या होता है। जैसे हमने बोला कि कहीं पे क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, तो क्लोज में और ओपन में अंतर क्या होता है। जैसे खुले की बात करें तो खुले में क्या होता है भैया, जैसे मान लो एक कोशिका है, ए बी 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 कोशिका है। तो हमारे यहां क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे यहां इन कोशिकाओं तक ब्लड पहुंचाने के लिए हम ब्लड वेसल्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहां नलिकाएं होती है, रक्त नलिकाएं होती हैं, और इन रक्त नलिकाओं के माध्यम से हम जो भी इस सेल के पास लेके गए हैं उसमें क्या देते हैं, उसे रक्त देते हैं। जो भी न्यूट्रिशन लेके गए हैं या जो भी एक्सचेंज करना होता है वो करते हैं। तो अगर कहीं ऐसा है तो इसे हम बोलते हैं बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी जहां पे रक्त जो है नलिकाओं में बहता है। रक्त किस में बहता है, नलिकाओं में बहता है, तो हम बोलेंगे क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। लेकिन मान लीजिए कहीं ऐसा हो, कुछ जीव ऐसे हैं जहां पे ब्लड तो हो लेकिन ब्लड जो है किसी वेसल्स में नहीं, ऐसे सेल के चारों तरफ मौजूद। हमने कई बार इस टर्म का इस्तेमाल किया है, हम बोलते हैं सेल बाथ कंडीशन। ऐसा महसूस होगा कि जो कोशिका है वो खून में नहा रही है। अच्छा, याद होगा कोशिकाओं के बीच में जो जगह था उसे ही लसीका कहा करते थे, और यहां पे क्या है, उसी लसीका, उसी इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या है, रक्त है, तो हम इसे नाम दे देते हैं क्या, रक्त लसीका। 2 टर्म आएगा तो परेशान मत होइएगा। यानी जहां पे ब्लड जो है, जहां पे रक्त जो है, जहां पे ब्लड जो है वो किसमें बह रहा होगा, रक्त हमारा अगर ब्लड वेसल्स में तो हम बोलेंगे क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। अगर रक्त कोशिकाओं के चारों तरफ मौजूद है तो हम बोलते हैं ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। ये इस तरह से हम दो कैटेगरी में, अब एक टर्म आपके फाइलम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बीच बीच में आते रहेंगे कि कहां पे क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, कहां पे ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, तमाम चीजों का जिक्र है इसमें। ठीक है, फिर हमारे पास कौन सा आधार है भैया, तो हमने बोला पाचन नाल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब, पाचन नाल के आधार पर, पाचन नाल के आधार पर।
कि पाचन नाल कैसा है किसी जीव में, इसके आधार पे अगर हम क्या करें, जीव को वर्गीकृत करें। पाचन नाल के आधार पे अगर हम क्या करें, जीव को वर्गीकृत करें। अब याद रखिए पाचन नाल है, नाल हम बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई नलिका की बात हम कर रहे हैं। और कौन सी नलिका भैया? ऐसी नलिका जहां पे पाचन का कार्यक्रम हम पूरा कर रहे हैं, जहां पे क्या कर रहे हो, पाचन का कार्यक्रम पूरा कर रहे हैं। तो जब भी कोई नलिका हम बनाते हैं तो डेफिनेट सी बात है उसके दो रास्ते होते हैं, दो तरफ से वो नलिका खुली होती है, और दो तरफ से खुली हुई है तभी वो पूर्ण नलिका कहलाती है। तो पाचन नाल के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है दो तरह के जीव होते हैं। एक तो जिनके पास पूर्ण पाचन नाल पाई जाती है यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब, और एक अपूर्ण पाचन नाल यानी जहां पे अपूर्ण पाचन नाल। अब पूछोगे अपूर्ण पाचन नाल क्या होता है? अपूर्ण पाचन नाल, इनकंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब। ठीक है। और दूसरा क्या है? पूर्ण पाचन नाल, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब। इनकंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब और कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब, अपूर्ण पाचन नाल और पूर्ण पाचन नाल। अपूर्ण पाचन नाल क्या होता है भैया जरा समझिएगा। ऐसा कोई पाचन नाल, नाल है लेकिन एक तरफ से ही खुला हो, यानी नलिका बनने का प्रयास तो हुआ है लेकिन नलिका पूर्ण तब कहते हैं जब दोनों रास्ते इसके खुले होते। इसमें क्या है, एक ही रास्ता खुला है, इसीलिए इसे अपूर्ण पाचन नाल कह रहे हैं। पाचन का काम हो रहा है इसलिए पाचन, नहीं तो अपूर्ण नाल बोल देते हैं हम। अच्छा, इसमें जो एक ओपनिंग है यही गुदा की तरह भी काम करती है और यही मुख की तरह भी काम करती है। चूंकि एक ही ओपनिंग है तो इसी से खाना और इसी से गुनगुनाना, दोनों यानी बाहर निकालने का भी कार्यक्रम। इसे कहते हैं इनकंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब। ऐसा कहीं पाया जाए अगर किसी भी जीव में तो हम बोलते हैं क्या, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता है। कोई अंधनाल बोलते होंगे, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, अपूर्ण पाचन नाल किसमें पाया जाता है भैया? तो उदाहरण जो होता है हमारे यहां क्या, चपेट कृमि, प्लेटीहेल्मिन्थीज, चपेट कृमि। इसमें क्या पाया जाता है भैया? अपूर्ण पाचन नाल पाया जाता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं। अब कहीं पूर्ण पाचन नाल है तो पूर्ण पाचन नाल का मतलब कि भैया दोनों आइटम अवेलेबल हैं, यानी एक ओपनिंग जो है मुख की तरह काम कर रहा है और दूसरी ओपनिंग किसकी तरह काम कर रहा है? गुदा की तरह कर रहा है। सिंपल सी बात। तो हम बोलेंगे भैया कंप्लीट है, एक ट्यूब बना था जो कंप्लीट है, इसकी दो ओपनिंग है, इसे हम बोलते हैं पूर्ण पाचन नाल। अब हमारे यहां जिक्र करो, अगर मान लो हमको कोई काट दे तो पहले जब काटोगे तो ऐसे हमारा बॉडी वॉल दिखाई देगा, और फिर हमारा क्या दिखाई देगा? पाचन नाल दिखाई देगा जो दोनों तरफ से खुला है, मुख की तरफ और गुदा की तरफ। तो ऐसा लगता है कि ट्यूब के अंदर कोई ट्यूब डाला हुआ है। कहां? एक ट्यूब तो हम ही हैं, उसके अंदर भी कोई ट्यूब डाला हुआ है। तो जहां पे पूर्ण पाचन नाल पाया था उसे बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है। कहां पाया जाता है भैया? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में ये पाया जाता था अपूर्ण पाचन नाल। तो उदाहरण अगर हम लिखें तो पूर्ण पाचन नाल का उदाहरण क्या होगा भैया? तो एसके हेल्मिन्थीज से लेके गोल क्रीमी से लेके कॉर्डेटा तक के जो मेंबर होंगे वहां पे क्या पाया जाता है? पूर्ण पाचन नाल, या बोलेंगे तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है। अब दो बातें और मैं बता दूंगा। पूर्ण पाचन नाल है तो हमने मुख दिखाया और गुदा दिखाया। अब जहन में सवाल आता है कि भैया हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ, जैसे यहां पे तो नहीं हुआ, यहां पे तो एक ही है ओपनिंग, तो मुख का काम भी वही कर रहा है, गुदा का भी वही कर रहा है, लेकिन एक नाल बनाने की शुरुआत की आपने। तो नाल में पहले क्या बना? पहले मुख बना या पहले गुदा बना? इसके आधार पे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए जैसे मुख बोल रहे हैं और इसे क्या बोल रहे हैं? गुदा बोल रहे हैं। तो अगर मुख कहीं पहले बनता है,
मुख का निर्माण पहले हो, मुख का निर्माण अगर पहले हो तो ऐसे जीव को हम प्रोटोस्टोमेट बोलते हैं, प्रोटोस्टोमेट। अगर गुदा का निर्माण पहले हो तब उसे बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमेट। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरोस्टोमेट बोलते हैं। प्रोटोस्टोमेट और ड्यूटेरोस्टोमेट हम नाम देते हैं, ठीक है। तो एस्केहेलमिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये क्या होते हैं? प्रोटोस्टोमेट। इनके यहां मुख पहले बनता है। बाकी का यहां देखेंगे तो इकाइनोडर्मेटा से लेके कॉर्डेटा तक के जो मेंबर होते हैं उनके यहां क्या बनता है? पहले गुदा बनती है, तो इसलिए वो ड्यूटेरोस्टोमेट होते हैं, ठीक है। पहले से पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे करके सुनना 0.5 पे, ठीक है। परेशान मत होना। एक तो बातें हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो पृष्ठरज्जुकी का है, नोटोकॉर्ड का है। अब हम समझेंगे कि नोटोकॉर्ड है क्या। पृष्ठरज्जुकी, नोटोकॉर्ड लिख दें। क्या लिख दें? नोटोकॉर्ड लिख दें। अब नोटोकॉर्ड कोई एक संरचना है। अब कैसी संरचना है पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लो हम कोई ऑर्गेनिज्म बना दें, ऐसे कोई एक जीव बना लिया हमने, ठीक है। कोई एक जीव बना लिया हमने, सब कुछ दिखा दिया कि भैया इसका पाचन नाल है, जो भी है हमने ऐसे बना लिया। तो हमारे यहां जो पृष्ठरज्जुकी बोलते हैं उसकी कुछ खासियत होती है। पृष्ठरज्जुकी जो संरचना है उसकी 2-3 खासियत होती है। हम ऐसे रफली डायग्राम बना रहे हैं। ये जो है, जो हमारा एलिमेंट्री कनाल है, जो हमारा गट वॉल है, हम बोलते हैं कि शरीर के पृष्ठीय सतह पे पाया जाता है, इसलिए पृष्ठरज्जु बोल रहे हैं। ये जो हमारा नोटोकॉर्ड है, ये जो हमारा नोटोकॉर्ड जिसे पृष्ठरज्जु बोल रहे हैं, जिसे हम पृष्ठरज्जु बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसे हम पृष्ठरज्जु बोल रहे हैं, जिसे नोटोकॉर्ड बोल रहे हैं, उसकी कुछ खासियत होती है कि हम उसी को पृष्ठरज्जु बोलेंगे। किसको बोलेंगे भाई? तो ये पृष्ठरज्जु बना होता है मीजोडर्म से। बहुत ध्यान समझिएगा, मीजोडर्म से, रॉड से, रॉड के आकार का, शरीर के पृष्ठीय सतह पे और जो रॉड है वो सॉलिड है, ठोस रॉड बना हुआ है। यानी ऐसी कोई संरचना जो सॉलिड रॉड शेप की हो और शरीर के पृष्ठीय सतह पे हो, उस संरचना को हम नाम देते हैं नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु बोलते हैं। यानी इतनी कंडीशंस है पृष्ठरज्जु बोलने की, ठीक है। इतनी कंडीशंस है क्या पृष्ठरज्जु बोलने की, कि हम पृष्ठरज्जु किसे बोलेंगे। देखिए लिखा होगा, सलाकार रूपी पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड मध्य त्वचा यानी मीजोडर्म से उत्पन्न होता है, जो भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती होती है, यानी डॉर्सल सरफेस पे। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी यानी कॉर्डेटा कहते हैं। यानी किसी प्राणी के पास है तो उसे कॉर्डेटा, और किसी के पास नहीं है तो उसे नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। यानी पृष्ठरज्जु के आधार पर अगर हम देखें तो पृष्ठरज्जु के आधार पर, यानी कोई ऐसा जीव पृष्ठरज्जु के आधार पर अगर हम देखें, यानी नोटोकॉर्ड के हिसाब से देखें, तो नोटोकॉर्ड के आधार पे हमारे यहां 2 तरह के जीव होंगे। नोटोकॉर्ड के आधार पे हमारे यहां क्या होंगे भैया? 2 तरह के जीव पाए जाएंगे। एक तो जिसके पास नोटोकॉर्ड है, मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड क्या होता है भैया? एक सॉलिड रॉड शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जो मीजोडर्म से बना होता है और शरीर के पृष्ठीय सतह पे होता है। अगर ऐसी संरचना है तो उसे हम बोलते हैं क्या? कॉर्डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा। ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा या रज्जुकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा या रज्जुकी बोलते हैं। और जिनके पास ऐसी संरचना नहीं है उसे क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा यानी उसे क्या बोलते हैं भैया? अरज्जुकी।
क्या बोलते हैं भैया, अरज्जुकी। यानी इसके आधार पे हम दो तरह के क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं जीवों को, रज्जुकी है या अरज्जुकी है। किसके आधार पे, कि नोटोकॉर्ड नामक संरचना उसके पास है कि नहीं है। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने किस आधार पे वर्गीकरण की शुरुआत की थी। देखिए हर बात खत्म होगी कि नहीं, शरीर स्तर के आधार पे कर लिया, सॉरी रक्त परिसंचरण तंत्र के आधार पे कर लिया, जन्मास्तर के आधार पे, कोरक पुटी के आधार पे, पाचन नाल के आधार पे, सम्मिति के आधार पे, पृष्ठ रज्जु के आधार पे और खंडी भवन के आधार पे। ये तमाम आधार है जिसके बेसिस पे क्या किया गया है, ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ये आधार बहुत जरूरी है आपको आगे की अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखने के लिए, कि आगे आपको इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में इसलिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 किया था। अब पार्ट 2 में जब इतना रिवाइज करके आप आएंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि कम समय में खत्म हो गया। इतना रिवाइज जब कर लेंगे तो इतना ही टाइम और लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। लेकिन हमारा प्रयास क्या, अपना प्रयास यही है ना कि हम बेहतर तरीके से और जल्दी से कोर्स को निपटा दें, बेहतर तरीके से और जल्दी से कोर्स को निपटा दें। तो अपना प्रयास यही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतना पढ़ के आएंगे आप और इसके जो डीपीपी है उसको सॉल्व करके आएंगे। फिर आगे के चैप्टर में, अगला लेक्चर में इस चैप्टर को पार्ट 2 को भी पूरा खत्म कर देंगे और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ। लेकिन इतना जब पढ़ लेंगे ना तो आपको एग्जाम्पल रटने की मजबूरी नहीं आएगी, कुछ बातें आपके दिमाग में पहले से ही सेट होगा। और यही सेटिंग हम आपके साथ करना चाहते थे कि ये बातें आपके दिमाग में सेट हो जाएं। ठीक है, तो चलिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, दिल लगा के पढ़िए। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।